फैन एक ऐसा बदकिस्मत लड़का था जो बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएगा और उसने ऐसा करते हुए कई साल गुजार दिए। इस सफर में उसका साथ दिया उसके कई सारे दोस्तों ने और उसकी पेट वेल ने, लेकिन जब उसका सपना हकीकत बनने वाला था तभी उसकी वेल बेकाबू हो गई और उसने फैन को ही मार दिया। लेकिन इसके बाद वो उसी दुनिया में एक भद्दे से लड़के के शरीर में रीइंकारनेट हुआ। वो चेक करता है कि क्या अभी भी उसके पास उसकी वेल है, मगर उसकी वेल हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब इससे पहले कि वो सोच और समझ पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चलो एक साथ जानते हैं कि आखिर फैन के साथ ये सब क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। चारों ओर खून खराबा मचा हुआ था। एक बच्चे के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है और अपने बचपन की इसी घटना का ये भयानक ख्वाब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर फैंग नींद से जागता है। और इसके बाद फैंग अपने मरे हुए परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रेयर करते हुए उन्हें बताता है कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने परिवार के छोटे से क्लैन को बहुत ऊंचाई तक लेकर आ चुका है। अब बस एक आखिरी मुकाबला और, जिसके बाद इनका लिंग शियाओ पेवेलियन एक लास्ट सेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ फैंग अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहा है कि वो आज उसे इस लड़ाई में जीतने की ताकत दें। और फिर जैसे ही फैंग इस कमरे से बाहर निकलता है, बाहर मौजूद उसके सभी स्टूडेंट्स उससे कहते हैं, हम सभी दुआ करते हैं कि आज की इस लड़ाई में आप ही जीतें। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा देखते हैं और फिर हम आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े परिंदों को देखते हैं और उनमें से एक परिंदा फैंग के सामने आकर झुक जाता है। फैंग उसके ऊपर बैठता है और वो परिंदा फैंग को लेकर उड़ जाता है। और दोस्तों, इसी दौरान हमें जानने को मिलता है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं जो बिल्कुल पोकेमोन की तरह होते हैं। आप उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और वो पेट्स विकसित होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब फैंग और उसके कुछ डिसाइपल एक बहुत ही खूबसूरत शहर में पहुंचते हैं। दोस्तों, तुम लोग भी इस टाउन की खूबसूरती देख सकते हो। जिसके बाद हमें वो हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, यहाँ कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्हें हमारे फैंग का लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फैंग की काफी इज्जत करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि फैंग एक बहुत ही जाने माने परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इसके बाद एक हादसा हुआ और उस हादसे में सिर्फ वही जिंदा बच पाया। लेकिन फैंग ने कभी हार नहीं मानी। उसने बचपन से ही बहुत मेहनत की और जमीन पर गिर चुके अपने सेक्ट को वो आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर आया। दूसरी ओर फैंग यहाँ अपने सभी डिसाइपल्स के पास आता है और कहता है, डुआनी, तुम्हें वो वादा तो याद है ना जो तुमने इस सेक्ट को ज्वाइन करते वक्त मुझसे किया था? वो कहता है, हाँ मुझे याद है, एक साथ सबसे ज्यादा ताकतवर बनना। फैंग बताता है कि शुरुआत से ही उसका ये सपना रहा है कि वो अपने लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 पर लाए, पर ये सब अकेले कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन अब जब उसके पास उसके सारे डिसाइपल्स हैं जो उसका इतना साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इसीलिए फैंग को पूरा यकीन है कि उनका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आएगा। और इसके बाद फैंग हॉल में अपनी एंट्री लेता है और इसके बाद फैंग अपनी कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल पेट को यहाँ सम्मन करता है, जो होती है ये जाइंट वेल। फैंग का ओपोनेंट ये बुढ़ा इस जाइंट वेल को देख फैंग की तारीफ करता है, पर इसके बाद वो भी अपनी कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करके एक बहुत ही विशाल एप को सम्मन करता है। और अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले फैंग हमले की शुरुआत करता है और उसकी जाइंट वेल के हमला करने से स्टेडियम में तूफान आ जाता है, मगर किसी को भी कुछ नहीं होता क्योंकि इन सभी लोगों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है। तभी ताऊ का जाइंट एप फैंग की वेल में एक मुक्का मारता है, पर इसके बाद वो जाइंट वेल एक खतरनाक हमला करती है और अब यहाँ खतरनाक लड़ाई होने लगती है। हम देखते हैं कि वो जाइंट एप इस वेल को पकड़ के घुमाते हुए फेंक देता है। सो तभी फैंग अपनी वेल पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और इसके बाद वो आसमान से ही एक बहुत ही खतरनाक हमला उस जाइंट एप की ओर रिलीज करता है। वो जाइंट एप उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर जब उसकी ताकत कम पड़ती है तब ये ताऊ अपनी कल्टीवेशन आर्ट से उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके बाद ये जाइंट एप फैंग की वेल की ओर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जो देख ग्यूलिंग, हाँ ये लड़की
घबराने लगती है कि कहीं मास्टर हार ना जाएं। सो डुआनी कहता है कि चिंता मत करो, बस देखती चलो। और अब फैंग भी अपनी सीक्रेट कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करता है और उसके ऐसा करने से उसकी ये जाइंट वेल और भी ज्यादा ताकतवर होकर अपना एक और भी खतरनाक रूप ले लेती है, जिसे इमॉर्टल ब्लैक वेल कहा गया है। जिसके बाद ये वेल उस जाइंट एप के अटैक से भिड़ते हुए उस हमले को ही निगलने लगती है। वो जाइंट एप इस पर जितने भी हमले करता है ये उसे निगल लेती है और फिर उसी की ताकत के साथ उस पर पलटवार करती है, जिससे यहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर आखिर में फैंग और ताऊ अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर आखिरी हमला करते हैं और इस हमले का नतीजा निकलता है कि ताऊ का जाइंट एप यहाँ हार चुका है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मगर अगले ही पल में सब कुछ बदल जाता है। फैंग की जाइंट वेल खुद पर से काबू खो बैठती है और तब्दील हो जाती है रोटिंग कॉर्प्स वेल में, और फिर वो सब कुछ तबाह करने लगती है। और जब फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो फैंग को ही खा जाती है। और अब फैंग को अपनी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी शुरू से आखिर तक चलती हुई दिखाई देती है। वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे एक सीक्रेट आर्ट सिखाई जो सिर्फ उसके क्लैन वाले ही जानते हैं। जिसके बाद फैंग ने अपना पहला स्पिरिचुअल पेट चुना, अपनी वेल को, और फिर उसने तय किया कि वो अपना खुद का एक सेक्ट बनाएगा। और उसके सेक्ट में सबसे पहले शामिल होने आए ग्यूलियांग और डुआन ई। जिसके बाद उसका सेक्ट बढ़ता गया और उन सभी ने एक साथ वादा किया कि वो अपने सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर फैंग की वेल बेकाबू हो गई और फैंग की आंखों के सामने ही सब कुछ खत्म हो गया। वो उस वादे को ना निभा सका जो उसने अपने माता पिता से किया था, और इसके अलावा उसका हर एक साथी भी उसे छोड़कर चला गया। और जब फैंग ने उनकी ओर जाने की कोशिश की तब वो अनंत काल की गहराई में गिर गया। लेकिन इसके बाद हमें रीइंकार्नेशन स्क्रोल के बारे में पता चलता है जो किसी शख्स ने फैंग को दिया था, ताकि अगर कभी कोई उसे धोखा देकर मार दे तब वो फिर से रीइंकार्नेट हो सके किसी और शख्स के शरीर में। और इसके बाद जब फैंग की आंखें खुलती हैं वो देखता है कि वो मरा नहीं है, पर उसका स्पिरिचुअल पेट वो जाइंट वेल उसे छोड़कर जा चुका है। और इसके बाद फैंग पानी पीने के लिए एक नदी के पास पहुंचता है, मगर यहाँ वो पानी में अपना चेहरा देख बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी वहाँ उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और वो फैंग को वहाँ बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने फैंग को एक जगह पर कैद कर दिया है। और यहाँ फैंग को भी ये बात समझ आ चुकी है कि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हुआ है और उसे मरे हुए 1 साल गुजर चुका है। पर उसे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर उसकी जाइंट वेल बेकाबू क्यों हो गई, आखिर किसने उसे मारने की साजिश रची, और आखिर इस शरीर का असली मालिक कौन है। इसके बाद वो इस शरीर के असली मालिक के पेट्स को सम्मन करता है, जो कि कुछ नहीं, एक छोटा सा कुत्ता और एक कैक्टस होता है। और भाई अब जो है जैसा भी है, पर यही फैंग के स्पिरिचुअल पेट्स हैं। और तभी ये कुत्ता तो यहाँ सूसू करने लगता है और यही देख फैंग का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है। तभी ये कैक्टस अपने हाथों को बड़ा करके इस डॉगी को उठा लेता है, पर तभी हम देखते हैं कि इनकी ओर एक गार्ड आ रहा था। सो फैंग तुरंत अपने नए स्पिरिचुअल पेट्स को वापस बुला लेता है। और जैसे ही वो गार्ड अंदर आता है वो देखता है कि फैंग ने चारों ओर सूसू फैला दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी फैंग को अपने साथ ले जाने लगता है मिस बाई के पास। फैंग यहाँ पूछता है क्या ये मिस बाई मुझे टॉर्चर करने वाली हैं? पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो आदमी फैंग को एक कमरे के पास लाता है और वो उसे वहीं छोड़ देता है। फैंग इस कमरे के अंदर आता है और उसे अपने सामने एक मोहतरमा बैठी हुई दिखती हैं। ये यहाँ कहती हैं, क्या तुम जानते हो मैंने अब तक तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? फैंग कहता है वो क्या है कि आप इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि आप मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मुझे एक और मौका देना चाहती हैं, है ना? पर वो मोहतरमा कहती हैं तुमने मुझे नहाते हुए देखने की गुस्ताखी की है। फैंग कहता है अरे वो तो एक गलत फहमी थी। पर मिस बाई फैंग के पास आकर कहती हैं तुमने जो किया है अगर मैं उसके लिए तुम्हें मार तक दूं तब भी इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने पास अपना गुलाम बनाकर रखूं? फैंग मोहतरमा से दूर होते हुए कहता है वो क्या है कि मुझे सेवा विवा करना नहीं आता, मैं आपका गुलाम नहीं बन पाऊंगा। और यही कहकर वो यहाँ से जाने भी लगता है। पर तभी मिस बाई कहती हैं क्या मैंने तुम्हें यहाँ से
जाने की इजाजत दी और अगले ही पल में वो अपने स्पिरिचुअल पेट के साथ फैंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। दोस्तों, मिस बाई का स्पिरिचुअल पेट होता है ये जायंट स्नेक। अब मिस बाई को लगता है कि यहाँ फैंग मर चुका है, मगर तभी धुएं के बीच से फैंग के दोनों स्पिरिचुअल पेट्स निकलते हैं, वो भी कतई बैडास अंदाज में। लेकिन जो हकीकत थी उसे देख मोहतरमा और उनका सांप हंसने लगते हैं और इसके बाद वो फैंग की ओर हमला करते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम इनसे मुझे हरा पाओगे? तभी फैंग अपने डॉगी को उस सांप पर हमला करने के लिए भेजता है और जैसे ही वो सांप इस डॉगी को खाने वाला था, वो डॉगी तेजी से दूसरी ओर मुड़ जाता है और बहुत तेज रफ्तार में उस सांप का ध्यान इधर उधर करने लगता है। और इतनी ही देर में ये कैक्टस महाशय अपना पूरा जोर लगाकर बिल्कुल किसी गुलेल की भांति मोहतरमा के सांप से टकराते हैं और इसके बाद उस सांप को अपनी जटाओं में भरने की कोशिश करने लगते हैं, पर इससे मोहतरमा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उनका सांप तेजी से घूमकर कैक्टस महाशय को निकल जाता है। मगर तभी फैंग अपनी चाल चलता है, वो कैक्टस महाशय का यूज करके इस तरह से इस सांप को पूरी तरह से जकड़ लेता है और इसके बाद फैंग अपना अल्टीमेट अटैक करता है। उसका डॉगी हवा में उछलते हुए इस सांप के ऊपर सूसू कर देता है, जिसके छींटे मोहतरमा तक भी आ जाते हैं। यहाँ पर फैंग तो काफी खुश होता है, मगर मोहतरमा अत्यधिक नाराज हो चुकी थी और अब वो यहाँ अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करती हैं, जिससे मोहतरमा का सांप आग में जलने लगता है और ये है सांप की फ्लेम स्केल स्किल। और दोस्तों, इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि यहाँ पर तूफानी हवाएं चलने लगी थी और इस आग में जलकर कैक्टस महाशय भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर इस डॉगी में भी वो सांप अपनी पूंछ मारकर इन्हें भी धराशाही कर देता है, जो देख फैंग उन दोनों को वापस अपने पास बुला लेता है। मगर अगले ही पल में वो सांप फैंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से फैंग वहीं पर बने एक छोटे से तालाब में जाकर गिरता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो यहाँ पर फिर से मरने वाला है, उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है और फिर अगले ही पल में फैंग पानी में से बाहर निकलता है। फैंग को जिंदा देख मोहतरमा चौंक जाती हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि फैंग ने इस तालाब में मौजूद इस छोटी सी कैटफिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लिया है। और यही देख मोहतरमा हंसते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ निकले। मैं मानती हूँ कि कैटफिशेस को इन जायंट व्हेल्स में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन 1 साल पहले हुए उस कंपटीशन के दौरान उस व्हेल ने अपने ही मास्टर को खा लिया था और इसीलिए जो मेन लीग थी उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि सभी कैटफिशेस को खत्म कर दिया जाए और इसके बाद ऐसा ही किया गया। और ये जो कैटफिश है वो शायद इस पूरी दुनिया में मौजूद आखिरी कैटफिश है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिंगशियाओ पेवेलियन के मास्टर के अलावा किसी को भी एक कैटफिश को विकसित करने की सीक्रेट आर्ट्स नहीं आती, यानी कि तुम कभी भी इस कैटफिश को विकसित नहीं कर पाओगे। मगर फैंग यहाँ कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। इस बात से मोहतरमा फिर से नाराज हो जाती हैं और फैंग के ऊपर हमला कर देती हैं, मगर इस बार फैंग भागता नहीं बल्कि वो इस सांप के जबड़ों को ही पकड़ लेता है और इसके बाद जो फैंग की कैटफिश थी वो इस सांप की पूंछ के पास जाकर उसे निगलना शुरू कर देती है। और दोस्तों, ये सीन काफी धांसू था कि किस तरह एक छोटी सी मछली मोहतरमा के इतने बड़े सांप को आसानी से निकल जाती है, जिसके बाद फैंग अपनी कैटफिश के साथ यहाँ से चला जाता है और मोहतरमा बस ये देखती रह जाती हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम फैंग को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि मोहतरमा के गार्ड्स कुछ भेड़ियों के साथ उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन फैंग हार नहीं मानता और भागना जारी रखता है और इसके बाद वो इस पहाड़ी की चोटी से छलांग लगा देता है। तुम देख ही सकते हो कि वो दूसरी पहाड़ी फैंग से कितना ज्यादा दूर है। तो जब फैंग गिरने लगता है तब वो कैक्टस महाशय का इस्तेमाल करता है। कैक्टस महाशय अपने हाथों से एक चट्टान को पकड़ के आखिर में फैंग को इस दूसरी चट्टान तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद अगले दिन ये सभी गार्ड्स मोहतरमा से माफी मांगते हैं क्योंकि वो फैंग को पकड़ नहीं सके। मगर इन्हें लगता है कि फैंग पहाड़ी से गिरकर मर चुका होगा। लेकिन मोहतरमा गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि उनके ये सैनिक किसी काम के नहीं हैं। वो मिलकर भी एक आदमी को नहीं पकड़ सके। मगर अगले ही पल में यहाँ तूफानी हवाएं चलने लगती हैं क्योंकि यहाँ आ चुके हैं मोहतरमा के बड़े भाई मिस्टर तांशु। दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जिसे होश आ चुका था, जहाँ वो खुद को एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर पाता है। दूसरी ओर मोहतरमा अपने भाई को सारी बातें बता देती हैं और कहती हैं, प्लीज भैया आप मेरा बदला लीजिए उससे। मगर मिस्टर तांशु को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि फैंग उनकी कैटफिश ले गया
मोहतरमा पूछती हैं, वो कैटफिश कितनी ज्यादा ताकतवर थी, वो आपने मुझे क्यों नहीं दी। मिस्टर चांशू कहते हैं, ताकतवर। मगर दूसरी ओर फैंग हमें बताता है कि एक कैटफिश में कुछ भी खास नहीं होता, उसमें बस एक स्किल होती है कि वो बाकी सब कुछ निगल सकती है। और यहाँ मिस्टर चांशू कहते हैं कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एक कैटफिश बिल्कुल यूजलेस होती है और उसे विकसित करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है जो इस पूरी दुनिया में लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट के मास्टर के अलावा कोई नहीं जानता। मगर वो आदमी भी मर चुका है, यानी कि उसका सीक्रेट उसके साथ ही चला गया। यानी कि मेरी कैटफिश ले जाने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर दूसरी ओर फैंग ने अपनी कैटफिश का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी कैटफिश को सबसे ज्यादा ताकतवर बना सके। और यहाँ उसने इस कैटफिश का नाम भी रख लिया है, नियान। और अब फैंग अपने नए स्पिरिचुअल पेट के साथ एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार है। अगले सीन में हमें एक इन देखने को मिलती है और यहाँ पर लोग किराए पर पेट लेने आते हैं जिनके जरिए ये लंबी दूरियां तय कर पाएं। और फैंग भी यहीं आता है एक पेट को किराए पर लेने के लिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट तक पहुंच सके। और दोस्तों, लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट का इस इन के साथ एक मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। जो बात सुन ये आदमी कहता है, क्या आप मुझे अपना सेक्ट कोड दिखा सकते हैं। सो अब यहाँ पर फैंग एक अजीब सा डांस करके दिखाता है जो कि काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। ये आदमी अपनी मेंबरशिप बुक में इस सेक्ट कोड को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उसे वो मिल जाता है। फैंग कहता है, तो जल्दी से मुझे एक उड़ने वाला पेट दो। लेकिन तभी वो आदमी फैंग को बताता है कि उसके सेक्ट को इनकी लिस्ट में से हटा दिया गया है। ये बात सुन फैंग को एक झटका लगता है। फिर अगले सीन में हम फैंग को एक सुअर की सवारी करते हुए देखते हैं। जिस तरह से ये सुअर फैंग को ले जा रहा था, पता नहीं वो सेक्ट पहुंचेगा या फिर ऊपर। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि फैंग की मौत के बाद उसके लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट की इज्जत कम हो गई थी और इसीलिए उन्हें बी क्लास से सी क्लास पर डिग्रेड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद इन्हें इसी तरह से डिग्रेड किया जाता रहा और आखिर में उन्हें लीग लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। और अब लिंग शियाओ पेवेलियन एक टुच्चा सा सेक्ट बनकर रह गया है। वैसे देखते हैं कि ये सुअर कब तक फैंग को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरी ओर हमें लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट दिखाया जाता है और यहाँ हम शेफ यूई को देखते हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई थी। डुआनी पूछता है, तुम जानती हो ना कि हमारे हालात कितने खराब चल रहे हैं, फिर भी तुमने इतनी अच्छी अच्छी डिशेस क्यों बनाई। यूई कहती है कि उसका दिल कह रहा है कि आज कोई खास मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैंग एक दुकान पर आया है और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं उनका इलाज होता है। और यहाँ पर फैंग अपने इन दोनों पेट्स का इलाज करवाने आया है। जिसके बाद जो नर्स होती है वो उन दोनों को यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद फैंग एक रिसेप्शनिस्ट के पास आकर पूछता है कि क्या उनके पास डिफेंस बबल्स हैं। वो आदमी कहता है कि उनके पास ये आखिरी बचा है। अब फैंग उसे लेने ही वाला था कि तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है कि वो बबल मेरा है क्योंकि मैं इसके 3 गुना पैसे देने को तैयार हूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि माफ कीजिएगा पर इन्होंने ये पहले खरीदा है। लेकिन ये बात सुन ये आदमी कहता है, मेरा नाम शू दाशुआई है और जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे पाकर रहता हूँ। और यही कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पेट को सम्मन कर लेता है। मगर ये शू अगले ही पल में बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आप तो मिस्टर फैंग है ना। जिसके बाद शू फैंग को खाना खिलाता है। शू यहाँ पूछता है कि आखिर आप इतने वक्त से थे कहाँ। फैंग कहता है, मैं बस पहाड़ों पर फूल उगा रहा था और कुत्तों को पाल रहा था। वैसे मिस्टर शू मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मगर शू कहता है, आप बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, आपने शराब भी नहीं पी। फैंग कहता है, अरे वो कल रात मैंने एक लड़की के साथ बहुत शराब पी ली। मगर शू कहता है, नहीं आपको आज भी शराब पीनी पड़ेगी तभी मैं आपकी मदद करूंगा। बेचारा फैंग, अब उसे शराब पीनी ही पड़ेगी। दोस्तों बात यह है कि जब भी फैंग शराब पी लेता है तब उसे शराब बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फैंग कई सारे मटके भर के शराब पी चुका है और वो ये देखकर हैरान है कि उसे बिल्कुल भी शराब नहीं चढ़ रही। शायद से इस बॉडी का जो असली ओनर था उसे बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी। अब इसके बाद फैंग अपना बबल लेकर यहाँ से जाने लगता है पर यहाँ फैंग की नजर उस शख्स पर जाती है जो शू के बगल में बैठा था जिसे शू ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। सो फैंग उसके पास जाकर उसकी रस्सियां खोलता है और कहता है कि अब तुम आजाद हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल पेट नियान के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहा था। लेकिन जिस शख्स की फैंग ने शू से जान बचाई थी वो भी छुपके से फैंग को जाते हुए देख रही थी और ये एक डेमी ह्यूमन गर्ल है
जिसके बाद हमें लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां यहाँ एक गुंडों की गैंग आ गई थी और इन्होंने सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को जख्मी भी कर दिया है। और इस गैंग के लीडर का कहना है, अब से ये जगह हमारी हुई, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ डुआन ई आकर अपने स्पिरिचुअल पेट को सम्मन करता है, जो देख ये गुंडी लोग भी अपने पेट्स को डुआनी के पेट पर हमला करने को कहते हैं। और डुआनी के पेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो इन दोनों के स्पिरिचुअल पेट्स को बहुत आसानी से हरा देता है। वैसे गैंग का तीसरा मेंबर रह गया था तो उसके पेट को भी ये आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डुआनी का पेट शेड फेलाइन सोल बिल्डिंग स्टेज के 3rd फेज पर है। डुआनी कहता है, चलो अब निकलो यहाँ से, बड़े आए थे हमारे सेक्ट पर कब्जा करने। लेकिन तभी ये लीडर कुछ इशारा करता है, जिसके बाद इसका एक आदमी कुछ करता है और इस बीटल का जो सींग वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल किसी बुलेट की तरह डिसाइपल्स की ओर शूट करता है। और ये हमला यूलियांग में लगने ही वाला था कि तभी डुआनी का पेट बहुत तेजी से आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उन गुंडी गैंग में से एक आदमी का पेट इसी मौके का फायदा उठाकर डुआनी के पेट को खा जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो आखिरकार अपनी मंजिल लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट तक पहुंच चुका है। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि उसके साथी इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मगर यहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि एक ही साल में उसके सेक्ट की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो देखता है कि सामने का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देखता है कि डुआनी के पेट को ये दूसरा पेट बहुत ज्यादा जख्मी करके फेंक देता है। डुआनी उसे दौड़कर पकड़ लेता है, लेकिन इस वजह से वो एक मटके से टकरा जाता है। मगर इसके बावजूद भी उसे सिर्फ अपने पेट की चिंता हो रही थी। उसका पेट यहाँ दम तोड़ देता है और यही देख डुआन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोने लगता है। तभी ये गुंडी लोग कहते हैं, देखा हम क्या कर सकते हैं, अब चलो जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि अब ये जगह हमारी हुई। मगर अगले ही पल में इस लीडर के पेट पर एक हमला होता है, जो किया था इन डॉगी महाशय ने। और कौन सा हमला किया था वो तुम जानते हो के। मगर तभी यहाँ फैंग कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट में आकर ऐसी बदसलूकी करने की। और इस दौरान यूलियांग को फैंग के अंदर अपना मास्टर नजर आता है। दोस्तों, रीइंकार्नेट होने के बाद हमारे हीरो का नाम है फैंग और पहले उसका नाम था फैन। मुझे भी अभी पता चला, सॉरी। तभी फैंग कहता है, अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद फैंग अपनी डॉगी से इनकी ओर हमला करवाता है, पर ये लीडर भी अपनी लिजार्ड से उस डॉगी को खत्म करने को कहता है। मगर वो डॉगी उस लिजार्ड के हमले को रोक लेता है, जो देख लीडर के होश उड़ जाते हैं। एक मामूली से पिल्ले ने मेरे लिजार्ड के हमले को रोक लिया। जिसके बाद डॉगी महाशय लिजार्ड पर अपना हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे ये लिजार्ड हार जाती है। लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक टुच्चे से पिल्ले ने उसकी लिजार्ड को हरा दिया। मगर दोस्तों, हमें जानने को मिलता है कि ये छोटा सा पिल्ला उस लिजार्ड को इसीलिए हरा पाया क्योंकि इसने पहले उस पर अपनी सूसू से अटैक किया था। लेकिन इसके बाद ये लीडर अपने साथियों से कहता है कि जितने भी पेट्स हैं हमारे पास उन सबको सम्मन करो। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। जो देख फैंग कहता है, अरे एक के खिलाफ इतने सारे, ये तो कतई नाइंसाफी है, इसीलिए अब मैं भाग रहा हूँ। इन गुंडी लोगों को लगता है कि इन्होंने उस आदमी को हरा दिया, लेकिन जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तब इन्हें फैंग दिखाई नहीं देता। मगर दोस्तों, फैंग इनके ऊपर था, उसके साथ था उसका नियान, और ये छोटी सी मछली इन गुंडी लोगों के सभी पेट्स को खा चुकी है। मगर ये गुंडी लोग कहते हैं, तुम्हारे पास एक कैटफिश है? मगर कैसे? सभी कैटफिशेस को तो खत्म कर दिया गया था। सो फैंग कहता है, अरे तुम लोगों को तो इस बारे में पता चल गया, लगता है अब मुझे तुम सबको खत्म करना पड़ेगा। ये बात सुन वो गुंडी लोग यहाँ से डरकर भाग जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूलियांग फैंग के पास आती है उसे शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि फैंग ने इन सब की जान बचाई है। मगर अगले ही पल में फैंग उसे अपने सीने से लगा लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर यूलियांग बहुत एम्बैरेस होकर कहती है कि आप हैं कौन? और फैंग उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि उसकी वेल एक कॉर्प्स बेल में इसीलिए तब्दील हो गई क्योंकि किसी ने ये साजिश रची थी और ना जाने वो कौन था। सो अब फैंग यूलियांग को कुछ नहीं बताता और बस इतना कहता है कि तुम मुझे अपना एक दोस्त समझ सकती हो। लेकिन फिर अंदर जाते हुए फैंग कहता है, मेरे साथ आओ, हमें देखना है कि बाकी सब ठीक तो है ना। और यूलियांग को यहाँ पर फिर से फैंग के अंदर अपना मास्टर नजर आता है। फैंग अंदर आकर देखता है
कि उसके काफी सारे डिसाइपल्स काफी जख्मी हो चुके हैं। ग्यूलियांग यहाँ पर सभी को मिस्टर फैंग के बारे में बताती है, मगर कोई भी डिसाइपल कोई खास रिएक्शन नहीं देता। तभी ग्यूलियांग डुआन ई के पास आती है उससे पूछने कि वो ठीक तो है ना, मगर ये जानते ही कि डुआन ई का पेट मर चुका है वो भी रोने लगती है। और यहाँ फैंग को वो दिन याद आता है जब डुआन इस शीट फेलाइन को पकड़ के लाया था। और इस बिल्ली को डुआन के साथ देख फैंग कहता है ये तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। डुआन कहता है शुक्रिया मास्टर, मैं कल्टीवेशन के साथ इसे बहुत ताकतवर बनाऊंगा। डुआन उस वक्त बहुत खुश था, मगर आज उसकी आंखें तक बिल्कुल बेजान हो चुकी हैं और अब वो इस सेक्ट को छोड़कर जा रहा है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। फैंग की आंखों के सामने से उसका वो डिसाइपल जा रहा है जो इस सेक्ट को ढूंढते हुए बड़ी दूर से आया था और उस दौरान सेक्ट में फैंग के अलावा कोई और नहीं था, यानी कि डुआन ही फैंग का पहला डिसाइपल था। इसीलिए यहाँ फैंग डुआन के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं इस सेक्ट को फिर से बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर डुआन ही यहाँ हंसता है और फिर चिल्लाकर कहता है हमारे सेक्ट को तुम जैसे एक अजनबी की जरूरत नहीं है, हमारा सेक्ट नंबर 1 है। फैंग को याद आता है कि उसी ने डुआन से ये वादा किया था कि वो इस सेक्ट को नंबर 1 बनाएगा और उसकी बात पर यकीन कर डुआन ने उसके साथ हाथ भी मिलाया, जिसके बाद डुआन फिर से आगे बढ़ने लगता है। ग्यूलियांग भी उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें मास्टर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मगर डुआन कहता है कि मास्टर मर चुके हैं और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ग्यूलियांग रोते हुए कहती है ऐसा मत कहो डुआन, पर वो कहता है कि क्यों ना कहूँ, आखिर यही हकीकत है। मास्टर के चाहते ही ये सेक्ट भी उसी वक्त खत्म हो चुका था और इसके बाद डुआन ई के साथ साथ बाकी के सभी डिसाइपल्स भी ये सेक्ट छोड़कर जाने लगते हैं। ग्यूलियांग सभी को समझाने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि सभी लोगों को यही लगता कि मास्टर के जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए और उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो सेक्ट को बचाए रख पाए। जब सब जा रहे थे तब फैंग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है और इसी बारिश में सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपने जान से प्यारे सेक्ट की ओर आखिरी मर्तबा देखते हैं और झुककर कहते हैं अब हम सभी जा रहे हैं। यही देख ग्यूलियांग बहुत रोती है और इसी दौरान फैंग की हिम्मत भी टूट जाती है। उसका दिल उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाता है कि तुम सभी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं अपनी जी जान लगाकर फिर से इस सेक्ट को टॉप पर लाऊंगा, मगर प्लीज तुम सभी रुक जाओ। पर कोई नहीं रुकता और फिर आखिर में फैंग मिस क्यू के सामने आकर कहता है मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब सेक्ट में बस 4-5 डिसाइपल्स ही बचे रह गए हैं। डुआनी जो कि इनके सेक्ट में इनके मास्टर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो भी सेक्ट छोड़कर जा चुका है, वरना उसे ही अगला मास्टर चुना जाता। तभी चेंग शी नाम का ये लड़का खड़ा होकर कहता है कि अब बस यहाँ एक ही शख्स है जो मास्टर बनने के लायक है। फैंग को लगता है कि चेंग उसकी बात कर रहा है, मगर दोस्तों चेंग तो बात कर रहा था ग्यूलियांग की। और इसके बाद ये तीनों ही मिस ग्यू को मास्टर कहकर पुकारने लगते हैं और क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मिस ग्यू कुछ वक्त के लिए सेक्ट की मास्टर बनने को राजी हो जाती हैं। अब आगे बात आती है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तो फैंग कहता है कि हमें स्पिरिचुअल पेट्स पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए और इस दौरान फिर से मिस ग्यू को फैंग के अंदर मास्टर फैंग दिखाई देते हैं, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के सारे स्पिरिचुअल पेट्स मारे जा चुके हैं और फैंग को छोड़कर इस वक्त सेक्ट में किसी के भी पास कोई भी पेट नहीं है। इसीलिए इन्हें सबसे पहले पेट्स पकड़ने पर ध्यान देना होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि पेट्स पकड़े कहां से जाएं? सो फैंग कहता है कि उसे एक जगह पता है, लेकिन जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तब वहां पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसीलिए फैंग इन सबको अब दूसरी जगह लेकर आता है जहाँ कोई नहीं था और इसके बाद वो पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। चेंग को लगता है कि फैंग तो गया, लेकिन फैंग नीचे सही सलामत था और इसके बाद वो इन तीनों को भी अपने कैक्टस महाशय के जरिए यहाँ घाटी में नीचे उतार लेता है। और दोस्तों यही है वो सीक्रेट जगह जहाँ इन्हें पेट्स मिलेंगे। जिसके बाद फैंग उन सबको घाटी के अंदर लेकर आने लगता है, जिसके बाद हमें इन पेट्स के
कुछ स्टेजेस के बारे में बताया जाता है जो बात मुझे समझ नहीं आती। यहाँ फैंग बताता है कि जो ये फ्लावर टाइप रॉक्स हैं ये इस वक्त सीडिंग स्टेज के 5th या 6th फेज पर हैं और इसके साथ ही यहाँ मौजूद थे केव मंकीज और ये फ्लावर रॉक्स से थोड़े हाई स्टेज पर होते हैं। लेकिन तभी मिस यूई पूछती हैं कि वो पेट किस ग्रेड का है। दोस्तों ये एक फायर टेल फॉक्स है। फैंग मन में कहता है कि एक सोल बिल्डिंग स्टेज का पेट, वो भी इस घाटी में, ये तो नामुमकिन है। शायद से ये किसी का पेट है। और उसके इस बात को नोटिस करते ही एक शख्स उस पर पीछे से हमला कर देता है, पर फैंग वक्त रहते बच जाता है। और इसके बाद वो शख्स कहता है कि इस घाटी पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन अगले ही पल में ये सब कहने लगते हैं हम यहाँ से भाग जाएं। अरे हम तो सोच रहे हैं कि अपने किस पेट का इस्तेमाल करें तुम्हारी इस टुच्ची सी लोमड़ी को हराने के लिए। लेकिन असल में तो ये सब नाटक कर रहे थे। फैंग के अलावा बाकी किसी के भी पास कोई पेट नहीं है। लेकिन इनका नाटक देख वो लड़का घबराने लगता है। इनका नाटक कतई खौफनाक था और इसीलिए वो लड़का यहाँ से डरकर चला जाता है। ये तीनों तो काफी खुश होते हैं, मगर अचानक ही यहाँ एक अजीब सी आवाज आती है और वो थी इस घाटी के लॉर्ड की आवाज। ये सभी दौड़कर उस ओर जाने लगते हैं। इनके साथ वो लड़का भी था अपनी लोमड़ी के साथ। जिसके बाद ये सब देखते हैं कि इनके सामने होता है इस घाटी का लॉर्ड राइनो हॉर्न पांडा। ये लड़का उस पांडा पर अपनी फायर फॉक्स के साथ पहले हमला कर देता है, मगर वो पांडा अपनी यूनिक स्किल का यूज करता है जिससे ये लोमड़ी हमला नहीं कर पाती। और इसके बाद पांडा अपने हॉर्न से हमला करके इस लड़के को घायल कर देता है और उस हमले से ये लड़का रंगहीन हो जाता है। तभी ये पांडा अपने सींग से फैंग की ओर हमला करता है, पर फैंग उसके हमले से बच जाता है और इसके बाद वो बाकी सबसे छिप जाने को कहता है। मगर दोस्तों पांडा के हमले का असर अब फैंग पर दिखने लगा है। वो तुरंत अपने डॉगी को सम्मन करता है ताकि वो डॉगी फैंग के ऊपर अपनी डिटॉक्सिफाइंग सूसू का छिड़काव कर सके। डॉगी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर सूसू करना उसकी आदत है। लेकिन सूसू का फैंग पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वो पांडा इस फायर फॉक्स पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है। मगर जब ये लड़का गौर से देखता है तब इस लोमड़ी का खून बिल्कुल रंग की तरह लग रहा था और अगले ही पल में वो जख्म ठीक हो जाता है। और इससे फैंग को एक बात समझ आती है कि ये पांडा हमला करके रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन रंगों का इस्तेमाल इल्यूजन बनाने में करता है। लेकिन तभी वो पांडा अपना रूप बदलकर इन पर पीछे से हमला कर देता है और इसके बाद नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन हमारे फैंग को क्या हो गया, ये कैसा लग रहा है? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पांडा फायर फॉक्स के साथ लड़ने लगता है और ये उस फॉक्स पर भारी भी पड़ रहा था। और क्योंकि अब ये लोमड़ी सच में थोड़ी जख्मी हो चुकी है, इसीलिए वो लड़का कहता है हमें साथ मिलकर इससे लड़ना होगा, क्या बोलते हो? फैंग मान जाता है। जिसके बाद फैंग इस पांडा के ऊपर अपने कैक्टस महाशय द्वारा हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो कैक्टस महाशय को ही धोबी पछाड़ दे मारता है और इसके बाद अपने सींग से इनके सामने रोशनी करके इनके सामने से गायब हो जाता है। सो ये फायर फॉक्स अपनी आंख को बढ़ाकर उस पांडा का साया ढूंढकर उस पर हमला कर देती है। मगर ये पांडा की चाल थी। पांडा फायर फॉक्स पर ऊपर से हमला करता है जिससे वो हार जाती है और इसके बाद पांडा इनके ऊपर स्पिरिचुअल पॉल्यूशन नाम की स्किल यूज करता है जिससे इनके सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर पांडा इन दोनों को धोने लगता है। और सच कहूँ दोस्तों, इस वक्त डॉगी महाशय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इस दुनिया में डॉगीज कलर ब्लाइंड होते हैं। लेकिन अपने मास्टर को कुटता हुआ देख डॉगी पांडा पर पीछे से हमला करके उसे गिराकर उस पर सूसू कर देता है जिससे पांडा हार जाता है। लेकिन तभी ये लड़का गद्दारी करता है। वो पांडा को पकड़कर उसे लेकर भागने लगता है और फिर अपने एक पेट का इस्तेमाल करके वो पांडा को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। फैंग कहता है आज हमारी किस्मत ही खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस पांडा को लेकर ईसे सेक्ट में आता है और कहता है मैं यहाँ मिस्टर यो से मिलने आया हूँ। जिसके बाद हमें इस जगह पर काफी सारे पेट्स कैद दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम उस मिस्टर यो यांग को देखते हैं जो कि ईसे सेक्ट की एक ब्रांच लीशर सिक्योरिटी का हेड है। ये यहाँ कहता है ओह सुमुशान, तो तुम यहाँ पर एक लॉर्ड को पकड़कर आ ही गए। सच में तुम में काबिलियत है, तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मगर सुमुचान कहता है हमारी एक डील हुई थी, मुझे अपना आइस टेल वापस चाहिए। जिसके बाद उसके आइस टेल को यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करता है उसकी फायर फॉक्स को ही पकड़ लिया जाता है। योयांग के लोग सुमुचान को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? यांग कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे पेट्स ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमुचान
यांग के आदमियों के साथ लड़ने लगता है। लेकिन तभी दो गार्ड्स इस तरह से सुमुचान को पकड़ लेते हैं, पर तभी उसकी फायरफॉक्स उसकी मदद करती है, जिससे सुमुचान इन दो गार्ड्स को हरा देता है। पर तभी यांग चुटकी बजाता है और सुमुचान के पीछे से एक खतरनाक पैट निकलता है और वो उसे जमीन में दे मारता है। अब सुमुचान खुद को हिला तक नहीं पाता और यांग यहाँ कहता है, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं, पर तुम्हारी ये दोनों लोमड़ियां, इन्हें मैं बेच सकता हूँ। अब अगले दिन हम इन तीनों को देखते हैं, जो कि शायद थोड़े परेशान थे, क्योंकि इनके सामने मौजूद पोस्टर पर साफ लिखा था कि फैंग एक कमीना आदमी है। मिस ग्यू कहती हैं, अभी हमें इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तभी वहाँ फैंग आ जाता है। लेकिन इनकी ऐसी अजीब हरकतें देख उसे भी समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। जिसके बाद मिस ग्यू बैंक में से अपने सेक्ट के बचे हुए पैसे निकालने आती हैं, पर इनके बैंक अकाउंट में तो 1 रुपया तक नहीं होता। मिस ग्यू यहाँ रोने लगती हैं कि इनके सारे पैसे कौन ले गया। ये काम किसी और का नहीं, फैंग का ही है। वो उनसे कहता है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक पेट खरीदने के लिए आते हैं। ये काफी क्यूट है, साथ ही थोड़ा महंगा भी। इसीलिए मिस यू शॉपकीपर से कहती हैं, थोड़े पैसे कम कीजिए, वो क्या है कि हम थोड़े करीब हैं। और इसके बाद मिस यू जिन तीखी नजरों से शॉपकीपर को देखती हैं, ना चाहते हुए भी उसे पैसे कम करने पड़ते हैं। जिसके बाद ये सेंट स्किपर मिस ग्यू का हो जाता है। दूसरी ओर चैंग को पसंद आया है ये रेड थॉर्न पोनी, और यहाँ चैंग मिस यू से इसके लिए भी भावतोल करने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों ही शॉपकीपर की ओर देखते हैं और आखिर में ये रेड थॉर्न पोनी चैंग का हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मिस ग्यू और चैंग बहुत खुश थे, जो देख ये दोनों भी खुश होते हैं। पर दोस्तों, अब सिर्फ मिस यू के पास ही पेट नहीं है। अब वो सोच ही रही थी कि उन्हें क्या लेना चाहिए कि तभी एक आदमी उन्हें बुलाता है, जिसके पास एक लॉट था, और ये और कोई नहीं बल्कि वो पांडा ही होता है। और ये देख मिस ग्यू कहती हैं कि इस पांडा को हमने पकड़ा था, हमें ये वापस चाहिए। मगर ये आदमी इनकी यूनिफॉर्म देख कहता है, उस टुच्चे से लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की एक मेंबर होकर तुम में अब भी ये बात कहने की हिम्मत कैसे है। लेकिन ये बात सुन ये दोनों नाराज हो जाती हैं। पर तभी चैंग अपने पोनी के साथ पांडा के पास आता है और फिर अगले ही पल में वो इन महाशय को बताता है कि इनका पांडा तो गड्ढा खोदकर भाग चुका है। जो देखिए महाशय तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। पर दोस्तों, असल में ये गड्ढा नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन था। पांडा वहीं छुपा हुआ था और इसके बाद वो इस महाशय में जोरदार मुक्का मारता है। महाशय का तो खेला खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस यू इस पांडा की ओर जाती हैं और कहती हैं, जब मेरा सेक्ट मुसीबत में था तब मैं उसकी मदद के लिए कुछ ना कर सकी, पर अब मैं और कमजोर नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरी ताकत बनोगे? जो सुन वो पांडा अपनी मर्जी से मिस यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस यू का पांडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर यहाँ फैंग की नजर 2 फॉक्सेस पर जाती है। फैंग कहता है कि क्या उसने अपने ही पेट्स को बेच दिया। वहीं पांडा तो मिस यू के सामने सख्त लौंडा बन रहा है। वैसे अब हम देखते हैं कि इन दोनों को आजाद कर दिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इशारों के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग समझ जाता है कि इनके मास्टर को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो ईसे सेक्ट है वो इनके सेक्ट से काफी ज्यादा ताकतवर है और उनका जो हेड है मिस्टर यांग, उसके पास एक जनरल लेवल का स्पिरिचुअल पेट है। लेकिन फैंग कहता है, मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अपने सेक्ट में वापस आ जाते हैं और यहाँ फैंग इन्हें एक लेटर देता है जो कि इनके मास्टर फैन इनके लिए छोड़ कर गए थे, जिसमें लिखा है कि एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स खड़ा है जिसमें ऐसी पिल्स हैं जिन्हें खाकर पेट्स जल्दी विकसित हो सकते हैं। लेकिन इस डिब्बे के पास इन्हें एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम ये नोट पढ़ रहे हो तब शायद से मेरी मौत हो चुकी है। मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों को ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाया और इस वक्त तुम सब जितनी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हो वो मेरी वजह से हैं। मुझे इसके लिए माफ कर देना और प्लीज हालात चाहे कैसे भी हो कभी हार मत मानना, क्योंकि हमने जो खोया है हम उसे वापस पाकर रहेंगे। लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट एक बार फिर से टॉप पर पहुंचेगा। दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर इन्हें वो पिल्स मिलती हैं जिन्हें खाकर पेट्स बहुत जल्दी विकसित हो सकते हैं। अपने मास्टर की ये आखिरी निशानी देख मिस क्यों यहाँ रोने लगती हैं। वैसे ये सारे लेटर्स फैंग ने लिखे हैं। अगले सीन में हम सुमुचान को देखते हैं जिसे कैद करके टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो अपने पेट्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, लेकिन सुमुचान ऐसा नहीं करता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी पूरी टीम सुमुचान की मदद करने के लिए ईस्ट सेक्ट पहुंच चुकी है। सुमुचान को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और तभी उसके सामने का दरवाजा खुलता है। ये सभी उसे बचाने के लिए आ चुके थे। जिसके बाद फैंग उसे बेड़ियों से आजाद करता है और इसके बाद अपने साथियों से कहता है कि जो हमारा प्लान है हम उसी के अनुसार चलेंगे। मैं जाकर हेड का सामना करूंगा
और तुम सब कैद में फंसे हुए पेट्स को आजाद करना। मगर यहाँ मूचेन पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। फैंग कहता है बदले में तुम हमारी मदद कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मूचेन मुस्कुरा कर कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद इनका ये मिशन शुरू होता है, जिसके बाद हम इस हेड यांग को देखते हैं, जिसे एक सोल्जर बताता है कि यहाँ घुसपैठी आ गए हैं। जिसके बाद फैंग यहाँ यांग से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रेजर रूम है। वो इस कमरे के अंदर आकर देखता है यहाँ काफी सारे कीमती खजाने रखे हुए थे और कुछ कीमती खजानों के साथ ये दोनों खेलने लगते हैं। लेकिन तभी हेड यांग यहाँ आते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लो तब मैं यहाँ तुम्हें काफी सारे अनोखे खजाने दे सकता हूँ। फैंग कहता है माफ करना, पर मैं यहाँ लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट का बदला लेने आया हूँ। लेकिन यांग किसी साये की तरह इस कमरे में यहाँ से वहाँ होता हुआ कहता है लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट के मास्टर को उसी के किसी अपने ने धोखा दिया था। फैंग कहता है बकवास मत करो, मगर अगले ही पल में फैंग के ऊपर पीछे से हमला होता है, मगर कैक्टस महाशय उसे वक्त रहते बचा लेते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर शैडो हाइट नाम का यांग का पेट हमला कर देता है। सो फैंग अब उससे बचकर भागना शुरू कर देता है, पर क्योंकि वो पेट फैंग के पीछे आ रहा था, इसीलिए फैंग उसकी ओर वहीं पर रखा हुआ खजाना उठाकर फेंकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यांग और उसका पेट सारा सामान पकड़ के उसे आराम से रखने लगते हैं। और यही देख फैंग को एक आइडिया आता है और इसके बाद फैंग का ये डॉगी एक ट्रेजर को धीरे धीरे खिसका कर नीचे गिरा देता है, जो देख मिस्टर यांग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद जो कैक्टस महाशय थे वो तो अपनी जटाओं से मिस्टर यांग के ऊपर पूरी अलमारी ही गिरा देते हैं, जिसके बाद फैंग को लगता है कि अब कुछ देर तक यांग उसके पीछे नहीं आएगा। लेकिन तभी यांग का पेट फैंग पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और फैंग यहाँ ये बात समझ चुका है कि ये शैडो पेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों सभी कैद किए गए पेट्स को आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी उस ओर से एक काफी बड़ा धमाका होता है जहाँ फैंग था। तभी इनके पास फैंग पहुँचता है जख्मी हालत में। मिस ग्यू तुरंत फैंग के पास आती हैं। फैंग यहाँ कहता है ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सु मुशान अपने दोनों पेट्स के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ यांग आ चुका था। तभी मूचेन के पीछे से उस पर हमला करने के लिए शैडो निकलता है, पर मूचेन का ये पेट शैडो पर हमला करके उसे बचा लेता है। तभी फैंग मिस यूई से पांडा की लाइट स्किल का यूज करने को कहता है और तभी पांडा उस शैडो में पलटवार करता है, पर शैडो फिर से गायब हो जाता है। और इतनी ही देर में मिस ग्यू की ये प्यारी सी पेट फैंग को पूरी तरह से हील कर चुकी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने पेट्स के जरिए शैडो से लड़ने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से यांग अपनी सीक्रेट आर्ट्स का यूज करके शैडो की ताकत बढ़ा देता है और बहुत आसानी से सारे के सारे पेट्स को हरा देता है। और अब तो पांडा भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और दोस्तों अब इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी सही हालत में नहीं है। तभी यांग आदेश देता है इनके मास्टर को खत्म कर दो। और उसके ये कहते ही हम देखते हैं कि शैडो मिस क्यू को पकड़ लेता है। और अब यांग यहाँ कहता है तुमने मुझसे लड़ाई तो काफी अच्छी की, पर मेरा शैडो तुम सब के पेट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो मिस क्यू को खत्म करने वाला था, मगर तभी फैंग अपनी पावर दिखाता है और बड़े ही धांसू अंदाज में सम्मन करता है अपनी नियान को। दोस्तों हम देखते हैं कि नियान भी सोल बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है और जितनी देर में ये सब हो रहा था उतनी देर में कैक्टस महाशय ने मिस ग्यू को बचा लिया था। और मिस ग्यू अपनी आंखों के सामने एक शानदार दृश्य देखती हैं, जिसके बाद वो फैंग को देखते हुए सोचती हैं कि इसके पास भी एक कैटफिश है। और यहाँ पर नियान शैडो को दूर धक्का दे देता है। सो अब शैडो नियान की ओर दूर से ही हमला करता है और दोस्तों यहाँ वो नियान को जख्मी भी कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर शैडो नियान को इस तरह दबा देता है। सो फैंग यहाँ अपने बबल का यूज करके नियान को शैडो के पंजे से छुड़वाता है और इसके बाद नियान शैडो की ओर अटैक करता है, मगर शैडो उस हमले को रोक लेता है। मगर शैडो की बॉडी पर कुछ चिपचिपा पदार्थ आ चुका है और इसके बाद फैंग कैक्टस महाशय का इस्तेमाल करके शैडो को इस तरह जकड़ लेता है। हमें जानने को मिलता है कि कैक्टस महाशय अपना लेवल अप कर चुके हैं और इसके बाद नियान शैडो के पीछे आकर उसे खाने लगता है, जो देख यांग सबसे पहले कैक्टस महाशय को इस तरह पकड़ लेता है, जिससे शैडो उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है और वो नियान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर नियान उसे निगलना जारी रखता है।
शैडो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर नियान की डिवोरिंग पावर के आगे वो टिक नहीं पाता और आखिर में बस शैडो का कोर बचा रह जाता है। कोर की मदद से यांग अपने शैडो को फिर से पा सकता है, पर तभी मूचैन अपनी फायर फॉक्स के जरिए उस कोर को पकड़ लेता है। सो यांग फॉक्स पर हमला करके उस कोर को छुड़वा लेता है और जब फैंग उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है तब यांग अपनी पावर का यूज करके उसे और नियान को वहीं दबोच लेता है और हंसते हुए कहता है, आखिर में मेरी जीत हुई। फैंग खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता और तभी यांग कहता है, लिंगशियाओ पेविलियन सेक्ट यहीं खत्म होगा। मगर अगले ही पल में कोई दौड़ते हुए आकर सीधा इसी कोर के ऊपर लैंडिंग करता है, जिससे ये कोर टूट जाता है और वो होती है ये मोहतरमा। तुम्हें याद होगा कि फैंग ने इन्हें आजादी दिलाई थी, लेकिन तभी यांग इन मोहतरमा पर पीछे से हमला करता है, लेकिन मोहतरमा पलटवार करके यांग को बहुत दूर फेंक देती हैं। दोस्तों, मोहतरमा इज वेरी पावरफुल। इन्हें देख फैंग को याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही हैं। और यांग यहाँ कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एंड हम देखते हैं कि मैडम को तो फैंग से शिद्दत वाला प्यार हो चुका है, इसीलिए वो शर्माकर यहाँ से भाग जाती हैं। और यहाँ जैसे ही मूचैन को होश आता है वो कहता है कि भाई जल्दी से सारा खजाना लूटो, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सारा खजाना लूट चुके हैं। मूचैन यहाँ कहता है, मुझे इस खजाने का 70% हिस्सा चाहिए, लेकिन तभी फैंग का डॉगी उसे सूसू देता है, जिससे वो पुरानी बात भूल जाता है और 50-50 के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी फैंग उसे फिर से भुला देता है और चैंग कहता है, तुमने हमें जो धोखा दिया था उसका तुम्हें अफसोस है, इसीलिए तुम अपना 50% हिस्सा भी हमें दे रहे हो। जिसके बाद होता यही सब कुछ है। आखिर में मूचैन को मिलता सिर्फ ये डिब्बा ही है। फैंग कहता है, तुम तीनों को अपने लिए जो पैड चाहिए यहाँ पर चुन लो। लेकिन तभी फैंग की नजर फायर स्टाइल स्टील बॉल पर जाती है और अगले ही पल में फैंग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। उसके ऐसा करने से तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन आखिर में वो स्टील बॉल फैंग की पैड बन जाती है। मगर अगले ही पल में फैंग को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन फैंग को होश आता है। उसके पास मौजूद चैंग उसे बताता है कि आप अचानक ही बेहोश हो गए, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब आप होश में आ चुके हैं और हम अब आपके लिए अच्छा खाना बनाएंगे। लेकिन फैंग सोच रहा था कि स्टील बॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने नियान के अंदर चला जाता है, क्योंकि नियान के अंदर एक अलग ही स्पेस मौजूद है जहाँ पर फैंग ने सारे ट्रेजर्स रख दिए हैं। और यहाँ अब फैंग सोच रहा है कि वो किस तरह नियान को जल्दी से जल्दी विकसित कर पाए। लेकिन इसके अलावा बात ये भी है कि फैंग को अब तक पता नहीं चल पाया कि वो गद्दार कौन था जिसने उसे धोखा दिया। और क्योंकि मिस ग्यू ने नियान को देख लिया है, इसीलिए फैंग अब सीधा उनसे मिलने के लिए जाता है। मिस ग्यू इस वक्त मंदिर में थी। वो फैंग से कहती हैं, माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें कल इतनी खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन यहाँ मिस ग्यू की आंखों में आंसू थे। वो तुरंत अपने आंसू पोंछती हैं और इसके बाद कहती हैं कि मैं अपने मास्टर से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे सेक्ट के लिए एक नई उम्मीद बनकर तुम आ चुकी हो। फैंग कहता है कि अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ आपको अपनी कैटफिश की पूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपनी कैटफिश की एक कहानी मिस ग्यू को सुना चुका है। अब इसके बाद फैंग पूछता है कि मास्टर, आखिर आपने लिंगशियाओ पेविलियन सेक्ट ज्वाइन क्यों किया था? लेकिन इस बात को टालते हुए मिस ग्यू फैंग को ये पोस्टर दिखाकर पूछती हैं कि इस पोस्टर में तुम ही हो ना? क्या तुम सच में एक कमीने हो? फैंग कहता है, ये सब बस एक गलतफहमी है, प्लीज आप मेरी बात मानिए। मिस ग्यू कहती हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, हमने इतने दिन जो एक साथ गुजारे, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारी सोच किसी भी तरह से घटिया है, बल्कि मुझे तो तुम बहुत जाने पहचाने लगे। तुम्हारे काम करने का अंदाज, तुम्हारी वो कैटफिश, हर एक चीज मेरे मास्टर फैंग के जैसी है। मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर के कोई डिसाइपल हो या फिर कोई दोस्त, या फिर कहीं तुम मेरे मास्टर ही तो नहीं? तो अब फैंग यहाँ क्या जवाब देगा? अब मिस ग्यू के सवाल पूछने पर फैंग परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे अपनी असलियत नहीं बता सकता, क्योंकि अब तक फैंग ने उनके सेक्ट में मौजूद गद्दार को नहीं पकड़ा है।
इसीलिए वो मिस ग्यू को पकड़ के कहता है, मास्टर मैं एक नंबर का कमीना हूँ, साथ ही छपरी नल्ला बेरोजगार भी। लेकिन उसकी ये बात सुनते ही उस कमरे में चैंग और यूई आ जाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों की बातें छिपकर सुन रहे थे। जिसके बाद फैंग को गुनहगार बनाकर इस तरह से पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद मिस यूई चैंग से कहती हैं कि वो फैंग को उसके कमरे में ले जाए। उनके जाने के बाद यूई मिस ग्यू से पूछती है कि आपको ऐसा लगता है कि फैंग को मास्टर फैन के बारे में कुछ पता है? मिस ग्यू कहती हैं कि मुझे भी पहले यही लगा, लेकिन हमारे मास्टर के किसी भी कमीने शख्स के साथ कोई कनेक्शंस हो ही नहीं सकते। और इसके अलावा इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी डी क्लास असेसमेंट कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब इसके 10 दिन बाद हम इन्हें इन पिगीज पर बैठा देखते हैं, मगर दोस्तों चैंग इस पिगी की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा एक पेड़ से जाकर भिड़ जाता है। मिस ग्यू इन्हें बताती हैं कि जितना इनका बजट था उसमें घोड़े नहीं, ये पिगीज ही मिले हैं। जिसके बाद हम इन सबको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। दोस्तों ये सभी अपने कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, जो कि एक छोटे से आइलैंड पर होने वाला है, और इन सबको वहां तक इनका एग्जामिनर लेकर जाएगा। लेकिन तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये अपने पीछे देखते हैं, जहाँ पर ये डेमी ह्यूमन लड़की अभी भी फैंग का पीछा कर रही है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। अगले सीन में हम इन सभी को एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये सभी लोग इन चारों को देखकर लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे। ये बातें सुन चैंग को तो गुस्सा आ जाता है, मगर मिस ग्यू उसे शांत रहने को कहती हैं। जिसके बाद इन चारों को अपने सामने एक पेट दिखाई देता है, अजूर विंग कैट फॉन, और तभी मिस ग्यू को एग्जामिनर ली दिखाई देते हैं। दोस्तों ये है मिस्टर ली, जो कि मिस ग्यू को काफी पहले से जानते हैं। जिसके बाद मिस ग्यू इनसे पूछती हैं कि इस साल इस कंपटीशन में इतने सारे लोग क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के बहुत ज्यादा कमजोर हो जाने के बाद दूसरे सेक्ट्स ने उनकी चीजें छीनकर खुद को ताकतवर बना लिया, और इसीलिए इस साल 8 सेक्ट इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। लोग यहाँ लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का मजाक उड़ा रहे थे। अरे इस सेक्ट में तो इतने कमजोर लोग हैं कि इन्हें तो कोई बच्चा तक हरा दे। पर तभी मिस्टर ली कहते हैं इस साल 8 सेक्ट इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन कंपटीशन की सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए जो टीम्स आखिर में बची रहेंगी वही आइलैंड पर जा सकेंगी। तभी एक अंकल कहता है लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी उनका कंपटीशन में हारना तो पक्का ही है। और जब ये बात सुन सब हंसने लगते हैं, तब मिस ग्यू कहती हैं तुम सब अपना मुंह बंद रखो। सो तभी एक आदमी मिस ग्यू की ओर बढ़ते हुए कहता है शायद से मुझे आपको दूसरे तरीके से समझाना होगा। लेकिन तभी मिस ग्यू के सामने फैंग आकर खड़ा हो जाता है, जो देखिए आदमी आगे नहीं बढ़ता। फैंग पूछता है मास्टर यहाँ मौजूद कितने सेक्ट्स ने हमारी चीजें चुराई हैं। वो बताती है कुआंगशो सेक्ट, होंगफू सेक्ट, ई फैंग सेक्ट और शेंगनैन सेक्ट। ये जान फैंग कहता है ये चारों सेक्ट्स अभी हमारे सामने आओ। फैंग की बात सुन ये चारों सेक्ट वाले कहते हैं लिंग शियाओ पेविलियन तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, लगता है इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। लेकिन तभी फैंग कहता है फूगुई जब तुम्हारा होंगफू सेक्ट परेशानी में था तब मास्टर फैन ने ही तुम्हारी मदद की थी। तुमने इस अच्छाई का बदला चुकाने के बजाय उनके ही सेक्ट को लूटा। फूगुई कहता है किसने किसकी कब मदद की इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कब कौन किस मौके का कितना अच्छे से फायदा उठाता है, फर्क इस बात से पड़ता है। लेकिन उसकी ये बात सुन फैंग तुरंत अपने डॉगी को सम्मन करता है। लेकिन ये देख फूगुई कहता है तुम्हें लगता है ये टुच्चा सा भद्दा सा कुत्ता मुझे हरा देगा। जिसके बाद वो अपने पेट से हमला करने को कहता है, मगर अगले ही पल में कैक्टस महाशय अपनी जटाओं से फूगुई के आदमी और उनके पेट्स को पकड़ लेते हैं। जिसके अगले ही पल में डॉगी महाशय फूगुई के ऊपर सूसू अटैक करते हैं। फूगुई अपनी मदद के लिए अपने बाकी लोगों को बुलाता है, लेकिन तब तक मिस यूई और चैंग फूगुई के बाकी के लोगों को हरा चुके थे। और इसके बाद फैंग फूगुई का कॉलर पकड़ के कहता है मैं चारों सेक्ट से कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने हमसे जितना चुराया था अब तुम्हें उसका 3 गुना ज्यादा वापस करना होगा। और लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की ताकत देख सभी सेक्ट फैंग की ये शर्त मानने को राजी थे। वही सूसू अटैक की वजह से फूगुई की हालत ये हो गई है क्योंकि उस सूसू में जहर था। लेकिन इसके बाद डॉगी महाशय उस जहर का एंटीटोड भी फूगुई को पिला देते हैं। और यहाँ जो मिस्टर ली थे वो इन चारों की ये काबिलियत देख हैरान हो चुके थे। और अब इस कंपटीशन में बस 3 सेक्ट हैं, लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट, बाईमू सेक्ट और वोंगू सेक्ट। लेकिन तभी चैंग देखता है कि अरे ये तो मूचेन है जिसने बाईमू सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। फैंग पूछता है तुम तो अकेले काम करते थे ना, पर मूचेन कहता है मुझ जैसे होनहार शख्स के लिए किसी सेक्ट को ज्वाइन करना कोई अजीब बात नहीं है। वैसे तुम्हारे ये पेट्स इतनी तेजी से इवॉल्व कैसे कर रहे हैं? फैंग कहता है तुम्हारी नजरें काफी तेज हैं, कैसा रहेगा अगर हम एक टीम बनकर काम करें, मेहनत कम फायदा ज्यादा।
ये बात सुन वोंगू सेक्ट का लीडर कहता है, अगर हम सभी एक टीम बनकर काम करें और तो काम जल्दी हो जाएगा। मगर मुचेन कहता है कि तुम्हारा वोंगू सेक्ट बहुत कमजोर है, जाओ घर पर जाकर मक्खी मारो। ये बात सुन ये लीडर गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी बाईमू सेक्ट की लीडर, हाँ ये बुढ़ी, मुचेन को चुप हो जाने को कहती है। बुढ़ी को देख फैंग मन में कहता है, देखकर नहीं लगता लेकिन बुढ़ी ताकतवर होगी, तभी तो इस उम्र में भी कंपटीशन में हिस्सा लेने आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इन सभी को इन कैट फोन्स पर बैठकर आइलैंड तक पहुंचना है जहां पर कंपटीशन होने वाला है। तभी एक कैट फोन उड़ते हुए सीधा यूई के सामने आ जाता है। उसे देख यूई तो बहुत घबरा जाती है और यही देख मिस ग्यू मुस्कुरा रही थी। और इसके बाद जब मिस ग्यू कैट फोन पर चढ़ने की कोशिश करती हैं, तब यहाँ उनका हाथ पकड़ उनकी मदद करता है फैंग। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कैट फोन्स इन सबको आइलैंड की ओर ले जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये सभी उस आइलैंड तक पहुंच भी जाते हैं। मगर तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पास ये दो जन आते हैं। मोहतरमा का नाम लुओ है और आदमी का नाम है वोंग। लेकिन तभी मिस लुओ लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को देखकर मिस ग्यू के पास आकर कहती हैं, मैं आपके लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की फैन हूँ, आपका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट कमाल का है, लेकिन आपके मास्टर। मिस ग्यू कहती हैं, हम अपने मास्टर की आखिरी ख्वाहिश को ही पूरा करने आए हैं। लुओ कहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम लोग ये कर लोगे। मगर इनके बीच की ये दोस्ती वोंगू सेक्ट के लीडर को पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लुओ सभी के हाथ में ऐसे ब्रेसलेट्स पहना देती हैं। ये ब्रेसलेट्स इस कंपटीशन के की डिवाइसेस हैं। और दोस्तों ये नई जाति के पेट हैं जिन्हें लीग ने ऐसे ही कंपटीशंस के लिए बनाया है। इनके सिर पर जो ये ब्रेसलेट होता है इन्हें ही कैंडिडेट्स को पहनाया जाता है, जिससे ये पेट उस कैंडिडेट का रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे एग्जामिनर्स आपके हालातों को देख सकते हैं। और इस कंपटीशन के 3 नियम हैं। पहला, आपको ये ब्रेसलेट पहने रखना होगा। दूसरा, जो भी पानी में गिरेगा वो हार जाएगा। और तीसरा, कोई भी कैंडिडेट जब चाहे हार मान सकता है। तभी मिस्टर ली यहाँ आकर बताते हैं कि जल्द ही कंपटीशन शुरू होने वाला है। मिस लुओ बताती हैं कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट उनके साथ रहेगा, वोंगू सेक्ट मिस्टर ली के साथ रहेगा और बाईमू सेक्ट मिस्टर वोंग के साथ रहेगा। अब इसके बाद मिस लुओ कहती हैं, मैं दिल से चाहती हूँ कि अब आपका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट अपना कमबैक कर ले। ये सुन मिस ग्यू कहती हैं, हम ऐसा जरूर करेंगे। जिसके बाद हमें कमांड सेंटर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम इस लीग कंपटीशन के कमांडर को देखते हैं। और तभी एक आदमी इन्हें आकर बताता है कि मिस्टर बाई यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर बाई लियांसू और उसका बड़ा भाई बाई तानसू पहुँच चुके हैं, क्योंकि तियांसू इस कंपटीशन का सुपरवाइजर है। तभी ये मोहतरमा कहती हैं, मैंने सुना है कि इस साल इस कंपटीशन में लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट ने भी हिस्सा लिया है। काफी ज्यादा पीछे होने के बाद अब वो लोग शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। मगर तभी यहाँ मिस लुओ कहती हैं, मैंने सुना है कि मास्टर फैन की मौत में बाई फैमिली का भी हाथ है। लेकिन तभी ये बात सुन तानशु कहता है, ये झूठी अफवाह है, हमारा बाई परिवार ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही लुओ तानशु से माफी मांगती है। तानशु कहता है, हमारा बाई परिवार भी लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की तरह क्लास बी का है और मैंने मास्टर फैन के साथ एक बार मुकाबला भी किया था। एक ही उम्र के होने के बावजूद भी वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और मैं दिल से उनकी इज्जत करता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तानशु ये अनाउंसमेंट करने आता है कि अब कंपटीशन शुरू होने वाला है। दोस्तों ये सभी लोग एक जहाज पर हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी टीम और बाकी के दोनों सेक्ट्स इस आइलैंड पर हैं। दोस्तों तानशु के इस कंपटीशन को शुरू करते ही ये आइलैंड काफी ज्यादा बदल चुका है और यहाँ पर जितने भी एग्जामिनर्स हैं वो कैंडिडेट्स के साथ अपना कनेक्शन बना रहे थे। जिसके बाद हम बुलेट स्क्रीन नाम के इस पेट को देखते हैं जो अपने मुंह से बहुत सारी बॉल्स निकालता है और ये सभी बॉल्स पूरे आइलैंड पर चारों ओर फैल जाती हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे आइलैंड पर 500 बॉल्स को फैला दिया गया है और अब कैंडिडेट्स को इन्हीं बॉल्स को कलेक्ट करना है। और जब इन 500 में से 300 बॉल्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा तब इस कंपटीशन का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। ये बात जानते ही हम देखते हैं कि ये चारों अपने चारों ओर देखने लगते हैं। तभी चैंग को एक बॉल की लोकेशन दिख जाती है। जिसके बाद ये लोग जाकर उस बॉल को उठा लेते हैं और वो बॉल मिस ग्यू के ब्रेसलेट में चली जाती है। तभी एक और बॉल को देखकर चैंग उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन एक अजीब सा छुछुंदर जैसा दिखने वाला पेट उस बॉल को यहाँ से ले जाता है। और तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से इन बॉल्स को दूसरे सेक्ट के लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तभी फैंग हमें बताता है कि 500 में से 300 बॉल्स कलेक्ट करने के बाद इस कंपटीशन का दूसरा पड़ाव शुरू होगा। जिसके बाद फैंग ना जाने ने क्या समझाता है, हम चारों को 5-5 बॉल्स कलेक्ट करनी होगी। दूसरी ओर हम इन भाई बहन को देखते हैं जो सुपरवाइजिंग का काम कर रहे थे। तभी लियांसू देखती है कि एक कैंडिडेट ने 18 बॉल्स कलेक्ट कर ली हैं और यही देख कमांडर जी कहते हैं ये वोंगू सेक्ट है। दोस्तों हम देखते हैं कि वोंगू सेक्ट के मेंबर्स ने
अपने ब्रेसलेट्स को अपने पेट्स को पहना दिया है ताकि उनके पेट्स उनके लिए इन बॉल्स को कलेक्ट करें। मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि इनके पेट्स को एक बंदा पकड़ लेता है। ये तीनों कहते हैं हमारे पेट्स को छोड़ दो, लेकिन तभी ये बंदा अपने एक हाथ को कुछ इस तरह मॉन्स्टर टाइप बना लेता है। दोस्तों, ये बंदा है शेंग लियाओ बैकॉन सेक्ट से, जो कि एक पैरासाइट सेक्ट है। और इसके बाद वो उन तीनों को हरा देता है और यही देख लियांसू हैरान हो जाती है। सो तानसू से बताता है कि जरूर से उन लोगों पर किसी ने हमला किया होगा, जिसके बाद इस बात की अनाउंसमेंट आइलैंड पर हो जाती है कि तियानु सेक्ट इस कंपटीशन से बाहर हो चुका है। यानी कि दोस्तों, वो तीनों वोंगू सेक्ट के मेंबर्स नहीं थे। वहीं यहाँ हम देखते हैं कि कैक्टस महाशय फैंग के लिए एक बॉल ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक दूसरी टीम आ जाती है होंगलुआन सेक्ट से। और दोस्तों, शू दा शुआई नाम का वो बंदा जो फैंग से मिला था, वो भी होंगलुआन सेक्ट का ही एक मेंबर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग का डॉगी यहाँ दौड़कर एक लड़की के पास आ जाता है। मोहतरमा कहती हैं कि ये तो फैंग का कुत्ता है। फैंग हैरान होकर सोचता है कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब मिस ग्यू बॉल्स कलेक्ट कर रही थी, तभी वहाँ दो बंदे आ जाते हैं मिस ग्यू से उनकी सारी बॉल्स छीनने के लिए। ये दोनों कहते हैं, ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस सेक्ट से हो। तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है, इसका नाम क्यू लियांग है और ये लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट से है। और दोस्तों, ये बंदा था डुआन ई। डुआन ई को देख मिस ग्यू खुश हो जाती हैं, मगर डुआन ने एक दूसरे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। डुआन ई को देख इनमें से एक बंदा अपने पेट को सम्मन करके कहता है, ये लड़की हमारा शिकार है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इन दोनों को इग्नोर करते हुए डुआनी मिस ग्यू से बात कर रहा था, जो देख इन्हें गुस्सा आ जाता है और ये अपने पेट से हमला करने को कहती हैं। मगर अगले ही पल में इसका पेट पत्थर की तरह टूट जाता है। और ऐसा किया था डुआन ई के पेट ने, जो देख इस बंदे के होश उड़ चुके थे। मिस ग्यू खुश होते हुए कहती है, तुम्हारी पेट हेमी अब तक जिंदा है। मगर जैसे ही वो उसके करीब जाकर हेमी को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी ये बंदा अपने पेट्स की पावर को बूस्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डुआन ई की हेमी बहुत ही आसानी से उनके दो में से एक पेट को खत्म कर देती है। और इसके बाद डुआन ई अपने हाथों के इशारों से हेमी से उस दूसरे पेट को भी पूरी तरह से खत्म करवा देता है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही खौफनाक नजारा था, जिसके बाद डुआन ई हेमी से इन दोनों पर हमला करवाता है। वो तो वक्त रहते ये दोनों हार मान लेते हैं, इसीलिए इनकी जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद मिस ग्यू देखती हैं कि हेमी उन मरे हुए पेट्स की हड्डियों को खाने लगती है। वो डुआनी से पूछती है कि हेमी को क्या हो गया है। डुआन बताता है कि उसने एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन किया, जिस वजह से हेमी की जान बच गई। जिसके बाद डुआन कहता है, ग्यू लियांग, तुम अब तक उस लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तुम्हें हमारे राक्षस सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है। लेकिन मिस ग्यू डुआन से कहती हैं, तुम्हें हमारे सेक्ट में वापस आ जाना चाहिए। देखना, हम जल्द ही फिर से टॉप पर आ जाएंगे। एक ही महीने में हमारे सेक्ट के सारे पेट्स सोल बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लेकिन डुआन कहता है, बेवकूफ औरत, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। तू कुछ भी कर ले, तेरा पेविलियन सेक्ट कभी टॉप पर नहीं पहुंच पाएगा। और ये सब कहकर डुआन यहाँ से जाने लगता है। सो मिस ग्यू कहती है, मेरी बात मान लो डुआन, हमारे सेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। मगर डुआन कहता है, मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूँ। आज से हमारे सारे रिश्ते नाते सब खत्म। और जाने से पहले मैं तुमसे एक और बात कह दूं, अगर कभी तुम्हारे सेक्ट का वो फैंग मेरी नजरों के सामने आया तो मैं उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। यहाँ मिस ग्यू कुछ नहीं कह पाती, वो सिर्फ उदास रह जाती हैं। दूसरी ओर चेंग और उसके पोनी को इनकी चौथी बॉल दिखाई देती है। दोस्तों, चेंग का पोनी सोल बिल्डिंग स्टेज की लेवल 6 पर होता है और चेंग यहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसका ये पोनी बेवकूफ है। जब चेंग यही सब सोच रहा था, इतने में तो उसका पोनी बॉल तक पहुंच गया। चेंग को लगता है कि यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए वो उस बॉल को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी एक बंदा वहाँ आकर कहता है, पहले मेरी उस पर नजर पड़ी थी, वो मुझे दे दो। मगर ये बंदा तो असल में एक बच्चा होता है। मगर दोस्तों, ये बच्चा तो असल में वर्ल्ड शेकिंग सुपर इनविंसिबल टेम्पल का मास्टर होता है, लोंग नीतियान। चेंग हंसते हुए कहता है, छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। वैसे भाई, ये बॉल तो गलती से मेरे ब्रेसलेट में चली गई, सॉरी। लेकिन अब इससे नीतियान को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने पेट को सम्मन करता है, जिससे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है और इस ताकत पर हर किसी की नजरें आ जाती हैं। लियांसू कहती है, भैया ये क्या है। तानशु कहता है, ये तो
और उसके ये कहते ही आसमान में से निकलता है एक ड्रैगन। फैंग भी इसे देख कहता है, अरे नहीं, ये तो दोस्तों ये होता है एम्परर ग्रेड अजूरे स्केल ड्रैगन, जिसका लेवल और स्टेज दोनों ही अननोन थे। और इस बात की खबर कमांडर को मिलती है, एक बच्चे ने एक एम्परर को सम्मन कर लिया है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे ये वही लड़का तो नहीं जो अपने सेक्ट का बहुत बड़ा नाम लेकर आया था। लेकिन ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि एक बच्चा एक एम्परर को सम्मन कैसे कर सकता है। तो यहाँ तांशु इन्हें बताता है स्पिरिचुअल पेट एक कंपनी के बारे में। अगर कोई बच्चा छोटी उम्र से ही बहुत ज्यादा काबिल होता है तब ऐसा मुमकिन होता है कि वो और उसका स्पिरिचुअल पेट दोनों एक साथ ग्रो करते हैं। जो जान लियांसु कहती है, अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मेरे पास भी एक एम्परर पेट होता। मगर उसका भाई कहता है, मैंने कहा जिन लोगों में काबिलियत होती है। ये बात सुन लियांसु गुस्सा हो जाती है। तो तांशु बताता है कि स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी की कुछ बहुत ही कड़क शर्तें होती हैं। जरूर से उस बच्चे ने कुछ तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस किया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक एम्परर लेवल के पेट को देख चैंग बहुत हैरान होता है। नितियान कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही। मगर तभी हमें चैंग का पास दिखाया जाता है, जहाँ उसके पिता ने बहुत सारी कोशिशें की ताकि वो चैंग के साथ स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी कर पाए। लेकिन वो हर बार फेल हुए क्योंकि चैंग में इतनी काबिलियत नहीं थी। जिसके बाद लोगों के तानों से तंग आकर चैंग के पिता ने कोशिश करना छोड़ दिया और वो चैंग से दूर चले गए। और ये सारी बुरी यादें चैंग के दिल में घर कर गईं। और आज वही बातें फिर याद आ जाने की वजह से चैंग रोते हुए कहता है, तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी में कोई बड़ी खास बात नहीं है। लेकिन तभी नीतियान अपने ड्रैगन को इन पर हमला करने को कहता है और ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ लियांसु कहती है, अगर उस बच्चे के पास एक एम्परर है तब तो उससे कोई जीत ही नहीं पाएगा। सो उसका भाई बताता है कि स्पिरिचुअल पेट ए कंपनी में एक पेट तभी ग्रो कर पाता है जब उसका मास्टर खुद को ग्रो कर रहा हो। और अगर मास्टर की कल्टीवेशन पावर ज्यादा नहीं होगी तब वो अपने पेट की पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैंग और उसका पेट दोनों सही सलामत थे। वहीं वो ड्रैगन बगल वाली चट्टान से जाकर टकराया था। यही देख नितियान चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ ड्रैगन, तू किसी काम का नहीं है। जिससे गुस्से में आकर वो ड्रैगन इसके ऊपर चिल्लाता है। नितियान कहता है, तेरे कहने का मतलब मैं तेरी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता? जिसके बाद इन दोनों के बीच बहस होने लगती है कि भाई गलती किसकी है। और इसी मौके का फायदा उठाकर चैंग अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है। वो एक पत्थर को फेंकता है जिसे उसका पोनी तोड़ देता है। जिसके बाद उस पत्थर के टुकड़े नुकीले कांटे बन जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन अपने एक ही वार से उन सभी कांटों को चकनाचूर कर देता है। लेकिन उसके इस हमले से इस आइलैंड टर्टल को दर्द होता है। दोस्तों ये आइलैंड असल में एक बहुत ही जायंट टर्टल है। तभी हम देखते हैं कि चैंग और पोनी पीछे से नितियान पर हमला करने आते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि नितियान अपने पेट के साथ कनेक्शन बैठाकर उसकी कुछ पावर को अपने अंदर ले लेता है। और इस पावर प्रेशर की वजह से ये दोनों दूर फेंक जाते हैं। लेकिन इसके बाद पोनी अपने कांटों से नितियान पर हमला करता है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। और इसके बाद नितियान चैंग में मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों एक साथ मिलकर नितियान से लड़ने लगते हैं। मगर इसके बावजूद भी नितियान इन पर भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी चैंग हार नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ी ही देर में जो पावर उस ड्रैगन ने नितियान को दी है वो खत्म हो जाएगी। मगर जैसे ही पोनी नितियान की ओर हमला करने जाता है, नितियान अपने ड्रैगन से और ज्यादा ताकत मांग लेता है। और इसके बाद वो पोनी में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है। और इसके बाद वो पोनी के ऊपर एक और खतरनाक हमला करके उसे बुरी तरह से हरा देता है। और इसके बाद वो चैंग के ऊपर ऐसा हमला करने वाला था जिससे चैंग मारा जाता। मगर तभी कोई नितियान से कहता है कि रुक जाओ। दोस्तों यहाँ नितियान के पिता आ जाते हैं। नितियान कहता है, आपने मुझे रोका क्यों? मैं इसको धूल चटाना चाहता था। मगर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुमने फालतू के काम के लिए एम्परर को यहाँ सम्मन किया। नितियान कहता है, पर इसने मुझे बहुत परेशान किया पापा। जो सुन उसके पिता चैंग से कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो कि हम तुमसे कितने ताकतवर हैं। तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओ और रहम की भीख मांगो, हम तुम्हें बख्श देंगे। मगर चैंग कहता है, गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप मुझे मार दो। सो अब वो नितियान से कहते हैं, यार ये तो बात मान नहीं रहा। आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर जब नितियान के पिता नितियान की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं तब चैंग को वहाँ फिर से अपना बचपन याद आ जाता है। मगर यहाँ नितियान के पिता उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम सच में बहुत काबिल हो मेरे बेटे। और यही देख चैंग को यहाँ बुरा लगता है कि आखिर क्यों उसके पिता ऐसे नहीं थे। मगर तभी पोनी उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है जिससे चैंग को बेहतर महसूस होता है। और इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, नितियान, मैं चैंग शी तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। सो नितियान यहाँ कूल अंदाज में कहता है,
मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी ये बात याद रखूंगा और तुम जब चाहे मुझसे मुकाबला करने आ सकते हो। फिर अगले सीन में हम यूई और पांडा को देखते हैं और यहाँ पांडा यूई के लिए ये बॉल्स कलेक्ट कर रहा था। पर क्या है कि पांडा सिग्मा मेल है, इसीलिए यूई उसे मक्खन लगाती है। यहाँ हमें काफी देर हो गई है, तो क्या अब हम दूसरी ओर चलें? मगर दूसरी ओर भी लोग तेजी से इन बॉल्स को कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जब तक यूई का ध्यान दूसरी ओर जाता है तब तक पांडा महाशय आगे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पांडा का सामना 3 लड़कियों से हो जाता है। इस वक्त यूई छुपी हुई थी। पांडा गुस्से में इन लड़कियों से इनकी कलेक्ट की गई बॉल्स मांगता है। यूई सोचती है कि ये लड़कियां कमजोर तो बिल्कुल नहीं लगती, इनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद पांडा इन्हें अपना गुस्सा दिखाता है, जो देख इनमें से एक लड़की कहती है अब हमें इससे लड़ना ही होगा। जिसके बाद ये तीनों अपने पेट्स को सम्मन करती हैं और इसके बाद ये तीनों एक साथ अपना धमाकेदार पोज मारती हैं और इसके बाद ये तीनों एक साथ पांडा के ऊपर अपना अल्टीमेट अटैक करती हैं। पांडा इन तीनों को अच्छे से कूट देता है। लड़कियां डरते हुए कहती हैं ये पांडा तो बहुत खतरनाक निकला। और तभी यूई बाहर निकल के कहती है तुम तीनों जल्दी से मुझे अपने सारी कलेक्ट की गई बॉल्स दे दो। तभी ये लड़की रोते हुए कहती है हम आपको अपनी ये बॉल्स नहीं दे सकते क्योंकि हमें मे की जान बचानी है, वरना वो मारी जाएगी। और फिर अगले सीन में ये लड़कियां यूई को सारी बात बताती हैं। ये लड़कियां आइडल्स हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इनके मास्टर ने इन्हें इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए कहा था। लेकिन इस आइलैंड पर आते ही हम पर हमले होने लगे और हम जैसी क्यूट लड़कियां आखिर लड़ाई कैसे कर सकती हैं? यूई कहती है अच्छा। फिर सब वो लड़कियां बताती हैं कि इनकी चौथी मेंबर मे को एक बुरे आदमी ने पकड़ लिया और वो उसको तभी छोड़ेगा जब हम उसे 5 बॉल्स देंगे और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब वो मे को मार देगा। ये बात सुनी हुई फैसला करती है कि वो इन लड़कियों की मदद करेगी। अगले सीन में हम इन लड़कियों को उसी आदमी के पास देखते हैं। उस आदमी के पेट ने मे को पकड़ा हुआ था। गू नाम का ये व्यक्ति इनसे कहता है क्या तुम तीनों वो लाई हो जो मैंने कहा था? लेकिन वो देखता है कि इन लड़कियों के पास बस 3 ही बॉल्स हैं और इसीलिए अब वो मे को टॉर्चर करने लगता है। सो ये लड़की कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीतना चाहते हो, है ना? और इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। जिसके बाद वो लड़की अपने पास से कुछ निकालने लगती है जिसे गू बहुत ध्यान से देखने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पांडा इसके पेट को पकड़ मे के ऊपर से हटा देता है। लेकिन जैसे ही ये पेट पांडा पर हमला करने आता है, पांडा अपने एक धमाकेदार पंच से इस पेट को खत्म कर देता है, जो देख लड़कियां बहुत खुश होती हैं। मगर गू हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन अगले ही पल में वो हंसने लगता है क्योंकि गू ने इस लड़की की गर्दन पर एक फॉर्म लगा दिया था। गू कहता है अगर अब किसी ने भी कोई भी चाल चली तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और यहाँ मे को बेहिसाब दर्द हो रहा था, जो देख इन लड़कियों को बहुत ज्यादा दुख होता है और यूई भी यहाँ कुछ नहीं करती। जिसके बाद गू कहता है अब तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं, या तो इस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो या फिर इसी के जैसा एक कीड़ा अपनी गर्दन पर लगवा कर मेरी गुलाम बन जाओ। वैसे फैसला जल्दी करो क्योंकि उस लड़की के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब यहाँ यूई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे अपने पास्ट की कुछ भयानक यादें दिखाई देने लगती हैं और इससे वो पागल सी होने लगती है। गू यूई की गर्दन पर ये कीड़ा लगाने की कोशिश करता है मगर यूई उसका हाथ पकड़ लेती है। यूई के अंदर यहाँ एक अजीब सी ताकत जाग गई थी और इसके अगले ही पल में यूई गू को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। गू यहाँ बुरी तरह से हार चुका है। जिसके बाद पांडा मे की गर्दन से वो कीड़ा हटा देता है और जिसके तुरंत ही ये सभी लड़कियां मे के पास आ जाती हैं और इसके बाद यूई को शुक्रिया कहती हैं। मगर यूई की ताकत ने उस पर इतना काबू कर लिया था कि यूई यहाँ बेहोश हो जाती है। ये सब तुरंत यूई के पास जाते हैं। अब कुछ देर बाद यूई को होश आता है। यूई को होश में देख ये लड़कियां खुश हो जाती हैं। यूई पूछती है कि वो बुरा आदमी कहाँ गया? लड़कियां बताती हैं जब से आपने उसे हराया तब से वो बेहोश ही है। यूई को यकीन नहीं होता कि उसने उसे हरा दिया। दोस्तों यूई को अपनी पास्ट की ज्यादा यादें याद नहीं है। अब यूई यहाँ से जाने वाली थी मगर तभी ये लड़कियां यूई से उसके सेक्ट का नाम पूछती हैं। यूई बताती है लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट और इसके बाद ये लड़की यूई को अपनी सारी बॉल्स दे देती है, ये कहते हुए कि अब हम इस कंपटीशन को छोड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद आप हमें अपने सेक्ट में ज्वाइन होने दें। दूसरी ओर शिप में एक लड़की कमांडर को सारा डाटा बता रही थी। तभी लियांसु पूछती है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है।
ये मोहतरमा बताती हैं कि उनका स्कोर 16 है और इस वक्त वो 7th रैंक पर हैं। वैसे हम उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने गए थे जहाँ से तियान यू सेक्ट का डाटा आना बंद हो गया था। वो सभी हमें वहाँ मरे पड़े मिले। जो जान कमांडर कहते हैं तो कोई है जो लोगों को मार रहा है, इसकी जांच की जाए तुरंत। दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जिनके पीछे ये मोहतरमा आ रही थी। फैंग कहता है तुम अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ क्यों नहीं चली गई, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। मोहतरमा कहती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है, मैं तो डॉगी महाशय के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। लेकिन फैंग यहाँ पूछता है जेनी तुम्हारी नजरों में मैं कैसा मर्द हूँ। ये बात सुनते ही जेनी फैंग के पास आती है और कहती है मेरी नजरों में तुम बहुत ही चालाक कमीने हो। सो फैंग उससे दूर होकर कहता है वो कुछ टाइम पहले मेरे सिर में थोड़ी चोट आ गई थी जिस वजह से मैं पुरानी बातें अच्छे से याद नहीं कर पा रहा। जेनी उसके करीब जाकर पूछती है क्या तुम्हें चोट आ गई थी, पर वो कैसे। मगर फैंग उसके कंधे पकड़ के कहता है देखो तुम मुझे मेरे बारे में बताओ। लेकिन उसके जेनी को इस तरह पकड़ने की वजह से वो शर्म के मारे टमाटर हो जाती है और फिर क्या फैंग में एक मुक्का मार देती है जिससे अब फैंग के चेहरे पर सच में टमाटर आ जाता है। जेनी कहती है मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें मुझे इस तरह पकड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी उसे फैंग के पीछे एक खतरनाक पैट दिखाई देता है। मगर दोस्तों ये तो असल में थी मूचैन की फायरफॉक्स। तभी मूचैन वहां आते हुए कहता है लगता है ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है, मेरी बात तक नहीं सुनता। मगर तभी मूचैन के टीम मेंबर्स वहां आते हैं। ये बुढ़ी लीडर कहती है क्या ये तुम्हारे दुश्मन हैं? मूचैन कहता है नहीं दोस्त हैं। फैंग कहता है तुम इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मगर ऐसा क्यों? मूचैन कहता है कोई भी सवाल मत पूछो। लेकिन इसके बाद जब मूचैन फैंग के साथ कुछ बात करने लगता है तभी उसे कुछ आवाज आती है। दोस्तों इस चट्टान के दूसरी ओर कोई शख्स आ जाता है जिसका ऑरा इतना खतरनाक था कि मूचैन भी घबराने लगता है। दोस्तों हमें जानने को मिलता है कि ये शख्स बेकॉन सेक्ट का नीशिंग है। दोस्तों बेकॉन सेक्ट भी ईस्ट सेक्ट की एक ब्रांच है। अब शायद से ये मुकाबला होगा एक बुढ़े और बुढ़ी के बीच। लेकिन सबसे पहले यहाँ मूचैन मामले को संभालते हुए नीशिंग से कहता है मास्टर नी इस कंपटीशन में हम एक दूसरे के बॉल्स ऐसे ही नहीं छीन सकते हैं, ये नियमों के खिलाफ है, तो बेवजह लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। नीशिंग कहता है तुमने सही कहा। मूचैन कहता है मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया, तो अब हम चलते हैं। अब इसके बाद ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका है और अब नियम भी बदल चुके हैं। अगर आप किसी दूसरे के ब्रेसलेट को अपने ब्रेसलेट से 30 सेकंड तक लगाए रखेंगे तब उनकी बॉल्स आपकी हो जाएंगी। और ये बात सुनते ही नीशिंग यहाँ अपने असली रूप में आता है, कोइलिंग ड्रेड स्पाइन पैरासाइटिज्म टाइप, और वो सीधा आता है इस घाटी में। फैंग यहाँ लड़ने के लिए तैयार था, वो अपने पेट्स को समन करने वाला था। लेकिन तभी मूचैन इन दोनों को लेकर यहाँ से भाग लेता है। मूचैन बताता है कि वो शख्स इतना ज्यादा ताकतवर है कि हम सब एक साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। वहीं यहाँ इन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर वो तीनों भाग क्यों गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीशिंग घाटी के अंदर से छलांग लगाकर ऊपर आ जाता है, जो देखते ही ये दोनों तो हार मान लेते हैं। लेकिन बुढ़ी के हार मानने से पहले ही नीशिंग उसे घायल कर देता है। नीशिंग कहता है मुझसे मुकाबला करने के लिए तुमने अपने पेट्स को नहीं निकाला, क्या तुम लोग मुझे कमजोर समझते हो? बुढ़ी कहती है हमारे पास कोई पेट नहीं है। और अब काफी दूर आने के बाद मूचैन इन दोनों को बताता है कि उसके साथ जो 3 लोग थे उनके पास कोई पेट्स नहीं है। मूचैन ने ही उन्हें ये ऑफर दिया था कि वो उसके साथ एक सेक्ट बनाकर कंपटीशन को ज्वाइन करें, बदले में मूचैन उन्हें पैसे देगा। अब वो लोग सिर्फ तभी बच पाएंगे जब वो वक्त रहते हार मान ले। मगर यहाँ लियांसु कहती है कंपटीशन के रूल्स ऐसे बनाकर आप उन लोगों को एक दूसरे से क्यों लड़वा रहे हैं? कमांडर कहते हैं कि ये कंपटीशन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्ट का पता चले। मिस्टर तांशु आप तो जानते ही हैं आखिर ये चीजें कैसे काम करती हैं। दूसरी ओर नीशिंग को पता चलता है कि इन तीनों के पास कोई भी बॉल नहीं है। तभी ये बुढ़िया कहती है कि प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल में नीशिंग बुढ़िया की गर्दन काट देता है, जो देखिए लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ तांशु कहता है इस सेकंड फेज के जरिए उन सभी को इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो ब्रेसलेट्स के लिए एक दूसरे से फाइट करें। मगर इस रूल का असली मतलब ये है कि कमजोर ताकतवर के सामने हार मान ले। अब जितने भी लोग डरपोक होंगे वो यहाँ हार मान लेंगे, सिर्फ साहसी लोग ही आखिर तक टिके रहेंगे। और यही इन नियमों का असली उद्देश्य है। कमांडर कहते हैं आपने बिल्कुल सही समझाया मिस्टर तांशु। दूसरी ओर सभी को बताया जाता है कि एक के बाद एक टीम हार मानती जा रही है और मूचैन के सेक्ट में सिर्फ वही अकेला रह गया है।
लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे यकीन है कि आखिर तक वो टिक जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुढ़ी को मारने के बाद नीशिंग कहता है, तुम लोग सच में किसी काम के नहीं हो और जो चीजें काम की नहीं होती उनका अस्तित्व में रहना जरूरी नहीं होता। जिसके बाद शायद नीशिंग इन दोनों को भी मार देता है। जिसके बाद नीशिंग कहता है, तो उसका नाम मू चैन है, मैं ये नाम याद रखूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूई और चैंग एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं। तभी वहाँ फैंग भी आ जाता है जिसके साथ मू चैन और जेनी थे। मू चैन को देखते ही चैंग कहता है, अरे ये कमीना क्या कर रहा है। मू चैन कहता है, तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। मगर तभी जेनी को देख यूई पूछती है कि ये मोहतरमा कौन है। फैंग बताता है कि ये होंग लुआन सेक्ट से मिस जेनी है। मगर तभी फैंग को पकड़ जेनी कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जो बात सुन सबके तोते उड़ जाते हैं। जिसके बाद यूई और चैंग कहते हैं, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। बेचारा फैंग उसकी कोई बात ही नहीं सुनता कि वो क्या कहना चाहता है। वहीं जेमी तो शर्माए जा रही थी। फैंग कहता है, फालतू की बकवास करना बंद करो, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब कंपटीशन में सिर्फ 15 सेक्ट बचे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है ईस्ट सेक्ट का बैकॉन ब्रांच सेक्ट, सेकंड नंबर पर है राक्षस सेक्ट और इसी तरह सभी सेक्ट के नाम बताए जा रहे थे। और तभी इनके पास मिस ग्यू भी पहुंच जाती हैं और वो इन्हें बताती हैं कि उनकी मुलाकात डुआन ई से हुई थी और हेमी अभी भी जिंदा है। फैंग कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, पर आप उदास क्यों लग रहे हो। मगर मिस ग्यू बताती हैं कि वो हेमी बहुत अलग थी, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। और ये ज़ॉम्बी शब्द सुनते ही फैंग के जहन में उसकी वेल आती है। फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मगर वो खुद को शांत करता है क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपनी रैंक बढ़ानी होगी। तभी मिस ग्यू कहती हैं, सबसे पहले हमें अपनी रैंक बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सेकंड फेज में नियम काफी बदल चुके हैं, हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। फैंग कहता है, अब सिर्फ 200 बॉल्स ही बची हैं और उन्हें कलेक्ट करने के लिए अलग अलग जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मू चैन कहता है, इसीलिए अब हमें दूसरों की बॉल्स चुरानी चाहिए। मगर तभी चैंग कहता है, हमें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इसके अलावा दूसरों पर जानलेवा हमले करना सही नहीं होता। ये बात सुनी यूई को गू और मे की याद आ जाती है। मू चैन पूछता है, अच्छा तो क्या करना है। फैंग कहता है, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना हम उनसे उन बॉल्स को छीन पाएं। और तभी फैंग को एक आइडिया आ भी जाता है। अगले सीन में हम एक सेक्ट के 2 मेंबर्स को देखते हैं और इन्हें अपने सामने 3 बॉल्स नजर आ रही हैं। तभी इनमें से एक बंदा अपने पेट को सम्मन करता है, एक बुल्फ को, और ये बुल्फ उन बॉल्स तक जाकर उन्हें अपने मुंह से कलेक्ट करने लगता है और इसके बाद इन्हें वो बॉल्स आकर दे देता है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि ये बॉल्स ब्रेसलेट के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि असल में ये बॉल्स नहीं बल्कि पत्थर थे। और अगले ही पल में इन दोनों के पीछे आ जाते हैं ये तीनों। इन्हें देख ये आदमी अपने बुल्फ से इन पर हमला करने को कहता है, लेकिन यहाँ चैंग का पोनी कांटों से हमला करके उस भेड़िए को जख्मी कर देता है और इसके बाद डॉगी महाशय का सुसु अटैक खेल खत्म कर देता है। और इससे पहले कि ये दूसरा बंदा अपने पेट को सम्मन करता, कैक्टस महाशय अपनी जटाओं से इसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो इस बंदे को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को दीवारों से मारकर इनकी हालत खराब कर देती हैं। जिसके बाद फैंग इनके पास आकर इविल अंदाज में डॉगी महाशय की सहायता से इन दोनों पर सुसु अटैक करके इन्हें धराशाही कर देता है। इन दोनों के पास से इन्हें 9 बॉल्स मिलती हैं और इन बॉल से ये अपनी रैंक बढ़ा सकते हैं। मू चैन कहता है, मुझे मेरा हिस्सा जल्दी दो। मगर तभी हम देखते हैं कि जैमी की ओर कोई अजीब सी चीज आ जाती है और अगले ही पल में ये सभी देखते हैं कि यहाँ उस गू नाम के बंदे के कुछ साथी आ चुके हैं और इन्होंने जैमी को अपने पेट से पकड़ लिया है। यूई इन्हें देखते ही पहचान जाती है कि ये जरूर से उसके साथी होंगे। ये बंदा कहता है, जल्दी से हमें अपनी सारी बॉल्स दे दो वरना ये लड़की मारी जाएगी। जैमी कहती है, पर मैं इनके सेक्ट की नहीं हूँ, ये मेरी मदद नहीं करेंगे। मगर ये कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं देख रहा हूँ तुम लोग काफी वक्त से एक साथ हो। और तभी मिस क्यू कहती है, मिस जैमी को छोड़ दो, हम तुम्हें अपने 2 ब्रेसलेट्स दे देंगे। फैंग कहता है, इन दोनों में 9 बॉल्स हैं, इन्हें लेकर उसे छोड़ दो। मगर जैमी यहाँ शर्माते हुए मन में कहती है, ये कमीना मेरी इतनी फिक्र करता है। तभी ये बंदा कहता है, ठीक है हम डील करते हैं। जिसके बाद फैंग इन्हें वो ब्रेसलेट दे देता है और इन ब्रेसलेट से इन्हें 9 बॉल्स मिल जाती हैं। ये बंदा कहता है, हम जैसे ही यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे ये लड़की आजाद हो जाएगी। मगर फैंग कहता है कि उसे अभी छोड़ो। ये बंदा कहता है, जरा ढंग से बात कर, इसकी जान मेरे हाथ में है। मगर तभी जैमी कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आप लोगों ने अपनी बॉल्स दे दी, इसके लिए शुक्रिया, पर अब
आप लोग चिंता मत कीजिए और मुझे इनके साथ जाने दीजिए। और तभी जेमी फैंग को आंख मार के इशारा करती है। फैंग कहता है ठीक है, थोड़ी दूरी पर जाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर तुमने कोई चाल चली तब इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे सेक्ट को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद ये लोग जेमी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी चैंग कहता है आप अपनी गर्लफ्रेंड को उन्हें ऐसे ही ले जाने देंगे, मगर यहाँ फैंग के पास कोई और दूसरा चारा नहीं होता। वहीं इस आदमी के साथ जाते हुए हम जेनी को मुस्कुराते देखते हैं। और अब यहाँ अचानक ही अनाउंसमेंट होती है, होंगलुआन सेक्ट के सभी मेंबर्स हार चुके हैं। ये सभी गुस्सा करते हुए कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया। फैंग को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में इनकी ओर बढ़ता है, जिससे ये दोनों बहुत घबराने लगते हैं। मगर अगले ही पल में अनाउंसमेंट होती है कि बैंगफू सेक्ट के सभी मेंबर्स हार चुके हैं। ये बात सुनते ही फैंग आगे की ओर दौड़ जाता है। वो भागते हुए थोड़ी दूरी पर आता है, लेकिन तभी वहाँ जेनी उसे रोक लेती है और वो बिल्कुल सही सलामत थी। फैंग को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर हुआ क्या था। जेमी मुस्कुराकर इस आदमी के पास जाकर कहती है शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ये पता चला कि वो मेरी कितनी परवाह करता है। ये बंदा कहता है चल मुझसे थोड़ी दूर हो, तू कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। मगर जेमी कहती है कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, आपकी कैद में तो मैं हूँ, ना कि मेरी कैद में आप। जिसके बाद वो अपनी पेट को सम्मन करती है। ये है जेमी की पेट फॉक्सी। और इसको देखते ही ये बंदा इसके प्यार में पागल हो जाता है। और इसी तरह जेमी इन महाशय के चंगुल से छूट जाती है, क्योंकि उन्हें तो फॉक्सी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिसके बाद जेमी हार मान लेती है, जिस वजह से उसका होंगलुआन सेक्ट कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और इसके बाद वो इस बंदे से भी हार मानने को कहती है। वो बंदा बहुत धीरे से जेमी को छूता है और इसी तरह उसका सेक्ट भी कंपटीशन से बाहर हो जाता है। ये सब सुन फैंग कहता है ओह तो तुमने ऐसे किया था, मैं तो बेवजह ही चिंता कर रहा था। मगर जेमी कहती है तुमने मेरी परवाह की है, तुम्हें इसका इनाम तो मिलेगा। जिसके बाद वो उस बंदे का ब्रेसलेट फैंग को दे देती है। वहीं यहाँ इन लोगों को पता चलता है कि बैंगफू सेक्ट भी कंपटीशन से बाहर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे बंदे पर हमला किया है जो हार मान चुका था। जिसके बाद इन लोगों को लेने के लिए यहाँ कुछ कैटफोन्स आ जाती हैं। एक कैटफोन उन लोगों को लेकर चला जाता है और यहाँ जेमी इनसे कहती है आप लोगों को परेशान करने के लिए माफ करना। ये सब कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बदौलत हमें इतनी बॉल्स मिल गई। यूं ही कहती है तुम हमसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। जेमी कहती है मैं आ तो जाऊं, पर शायद से किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी। चैंग कहता है जो आपको आने से रोकेगा हम उसे ही भगा देंगे। जेमी हंसते हुए कहती है अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। वैसे आज तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? फैंग कांपते हुए कहता है जेमी थैंक यू सो मच। जेमी कहती है मैं जाने से पहले तुम्हें किस्सी देना चाहती हूँ। फैंग कहता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, ठीक हूँ। जिसके बाद जेमी कैटफोन पर बैठकर कुछ एग्जामिनर्स के साथ यहाँ से उड़ जाती है। वो मन में कहती है ये पहले से कितना बदल गया है ना, और अब तो मुझे इस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा है। जिसके बाद वो चिल्लाकर कहती है ये बात हमेशा याद रखना कि मेरी शादी तुमसे ही होगी। ये बात सुन ये सभी फैंग को इस तरह देखते हैं। वहीं बेचारा फैंग तो वैसे ही परेशान दिख रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन्हें इन तीनों ब्रेसलेट से 26 बॉल्स मिली हैं और इन्हें पाकर इनका पेविलियन सेक्ट नंबर 1 पर आ जाएगा। मगर तभी मूचन कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। चैंग कहता है तू हार काय का हिस्सा, ये ब्रेसलेट तो हमारे भौजी ने हमका दिए हैं। मूचन कहता है तो ठीक है, जो हमारी बात हुई थी मुझे मेरे हिस्से के 5 बॉल्स दो। फैंग कहता है कोई ब्रेसलेट ऐसा है ही नहीं जिसमें सिर्फ 5 बॉल्स हों। मूचन फैंग की गर्दन पकड़ कहता है क्या फिर तुझे मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? जिसके बाद फैंग को उसे उसका हिस्सा देना पड़ता है। दूसरी ओर लियांगसू देखती है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तभी ये मोहतरमा इन्हें रिपोर्ट के जरिए बताती हैं कि अब लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट इस कंपटीशन में 2nd नंबर पर आ चुका है। जो बात सुन तांशु खुश हो जाता है, आखिर वो पेविलियन सेक्ट का एक फैन जो ठहरा। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि पेविलियन सेक्ट ने बिना किसी नुकसान के इतने सारे सेक्ट का सामना करते हुए टॉप 2 में आ गए, कमाल की बात है। तभी लियांगसू पूछती है वैसे पेविलियन सेक्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किस बंदे का है? तांशु देखकर कहता है मैं उनके सेक्ट में मास्टर फैन के अलावा किसी और को नहीं जानता, पर शायद से ये कोई नया मेंबर है और सुना है कि ये बंदा काफी होनहार है। जो सुन लियांगसू सोचती है कि क्या एक होनहार लड़का? वो कहती है भैया इस कंपटीशन के बाद हमें पेविलियन सेक्ट में एक बार तो विजिट करना चाहिए। लियांगसू को ऐसे देख तांशु का एक्सप्रेशन ये होता है हाँ बिल्कुल
जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि सेकंड फेज यहाँ खत्म होता है और अब कंपटीशन में सिर्फ 10 सेक्ट रह गए हैं। पहले नंबर पर है ईस्ट सेक्ट का बैकॉन ब्रांच सेक्ट जिसका स्कोर है 54। दूसरे नंबर पर है लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट जिसका स्कोर है 45। तीसरा है राक्षस सेक्ट, स्कोर है 43। और यही जान डुआनी कहता है कि क्या हम उनसे पीछे हैं, मैं उनसे नहीं हार सकता। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये महाशय अरे नीतियान 8वें नंबर पर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश थे। ये लोग यहाँ अजीब सा डांस वगैरह भी करते हैं। अब दूसरे फेज के खत्म होते ही हार मानने का ऑप्शन हटा दिया जाता है और अब आता है फाइनल फेज। ये पूरा आइलैंड डूबने लगता है और यहाँ कमांडर कहते हैं आपको याद तो है ना उन 3 नियमों में से एक क्या था। तांशु कहता है हाँ, पानी में गिरते ही आप एलिमिनेट हो जाएंगे और इसी वजह से ये आइलैंड पानी के अंदर जा रहा है ताकि पानी कैंडिडेट्स के और करीब पहुंच सके। सभी कैंडिडेट्स को इस आइलैंड के टॉप पर पहुंचना होगा जहां इनकी फाइनल बैटल होगी। हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत तेजी से आइलैंड के टॉप की ओर भागने लगते हैं और आगे भागते हुए ये लोग अपने पेट्स को भी सम्मन कर लेते हैं क्योंकि अब हार मानने का ऑप्शन हट चुका है, यानी कि अब इन्हें लड़ना ही होगा। और तभी वहाँ हेमी आ जाती है और उसी के पीछे से निकलता है डुआन ई अपने पूरे राक्षस सेक्ट के साथ। फैंग यहाँ पूछता है तुमने हेमी के साथ क्या किया, मगर डुआनी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। और हाँ, मैं तुम तीनों को बता दूं, वो एक लड़की और ये कमीना लड़का, इन्हें मैं हराऊंगा और कोई इन्हें नहीं छुएगा। तभी यूई चिल्लाकर कहती है मैं तुम्हें खाने के लिए ज्यादा खाना नहीं देती थी तो तुम खाने के लिए बुरे रास्ते पर चले गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राक्षस सेक्ट का एक मेंबर अपने पेट का इस्तेमाल करके फैंग को पानी में खींचने लगता है, लेकिन फैंग वक्त रहते अपना ब्रेसलेट मूचैन को दे देता है और वो खुद पानी के अंदर खींच लिया जाता है। और यहाँ फैंग की नजर उस पेट पर जाती है। ये एक जाइंट ऑक्टोपस है और इसे देख फैंग के मन में ख्याल आता है लगता है नियान अब तुम अपने सोल बिल्डिंग स्टेज के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच सकते हो। तो अब क्या होगा, क्या फैंग अपने उस दोस्त का सामना करेगा जिसने सबसे पहले उसका हाथ थामा था? ये जानेंगे हम अगले पार्ट में जो 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि इसके 8 एपिसोड थे जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और लास्ट के 4 एपिसोड आने में 1 महीने का वक्त लगेगा। तो इतना वेट करो। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।